गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 3 सशक्त जन आंदोलन चलाए गए, बहुत सारे रचनात्मक कार्य किए गए, जैसे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास, छुआछूत का निवारण, चरखा चलाया जाना, श्वेत लोगों के कंधे पर, और बहुत भार आ गया भैया अंग्रेजों के कंधे पे, ये अंग्रेज लोग सभ्य लोग हैं कि भारत वाले असभ्य जंगली हैं और वो इधर भारत में आए हैं तो वो भारत का उद्धार करने आए हैं, भारतीयों का उत्थान करने आए हैं। या तो हम देश को आजाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, परंतु अपने गुलामी की दास्तान देखने के लिए अब और एक पल जिंदा नहीं रहेंगे, अर्थात अब जिएंगे तो आजाद, नहीं तो नहीं जिएंगे। नॉन वायलेंस वॉज नॉट अ मैटर ऑफ स्ट्रेटेजी, इट वॉज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स। गरमपंथियों ने तो यहां तक भी कह दिया कि अगर आप बरसाती मेंढक की तरह निकल करके वर्ष में एक बार टर टर टर्राएंगे तो उससे कुछ आप बड़ा हासिल नहीं करने जा रहे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका फैकल्टी जावेद हक और संभव बैच 2026 के इस सीरीज में स्वागत है आप सभी लोगों का आधुनिक भारत के इस इतिहास की श्रृंखला में। और मैं जावेद हक लेक्चर नंबर 7 लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं, राष्ट्रवाद और कांग्रेस का उदय, जो कि मूल रूप से 1885 के आसपास से शुरू हो रहा है, जब अखिल भारतीय स्तर पे एक राजनीतिक दल की स्थापना होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि भारत जो उस समय जब हम आजादी की लड़ाई लड़ने जा रहे थे, तो भारत की उस समय राष्ट्रवाद की स्थिति कैसी थी। क्या भारत का राष्ट्रवाद एक मैच्योर फेज में था, एक विकसित चरण में था, या फिर राष्ट्रवाद का बीज अभी लगा करके उसको जर्मिनेट कराने का प्रयास किया जा रहा था। और क्या हमारे अंदर जो राष्ट्रवादी भावना आज है 2025 में, क्या ऐसी ही मजबूत या सशक्त राष्ट्रवादी भावना 1885 के आसपास भी थी? और अगर नहीं थी या बहुत कम थी या एम्ब्रियोनिक भ्रूणीय अवस्था में थी, तो फिर उसे एक मजबूत अवधारणा के रूप में कैसे विकसित किया गया। तो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर में भारत में राष्ट्रवाद, है ना, उस समय भारत में राष्ट्रवाद, किस प्रकार से राष्ट्रवादी भावना का विकास किया गया और एक संकल्पना राष्ट्रवाद की जो न केवल बनाई गई, विकसित की गई, बल्कि लोगों के जेहन में उतारा गया, लोगों के दिलो दिमाग में उस विचारधारा को, राष्ट्रवादी विचारधारा को डाला गया। और इसके लिए कितना अथक प्रयास किया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में हमारे राष्ट्रवादी राजनेताओं ने। तो भारत में राष्ट्रवाद किस प्रकार आकार ग्रहण करता है, ये इसके विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ हुआ, और राष्ट्रीय आंदोलन को प्रारंभ तो तब करेंगे ना जब पहले भारत में राष्ट्रवादी विचार भारतीयों के मन में धीरे धीरे करके डाला जाएगा। और भारत जो कि एक विभाजित घर जैसा था, which was a house divided against itself, तो उस विभाजन को हटा करके समस्त भारतीयों को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके उन्हें आपस में जोड़ना होगा, ताकि ना केवल भारत जो एक बटा हुआ घर जैसा था वो एकीकृत यूनाइटेड इंडिया बने, बल्कि उस यूनाइटेड इंडिया को एक बार बना करके देश के लिए मजबूत धरातल प्लेटफॉर्म तैयार करके अब देश को आजादी की तरफ लेकर के जाना था। और औपनिवेशिक शासन से, बर्तानिया शासन से हमें अपने देश को आजाद कराना था। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों से होकर के गुजरता है: नरमपंथी चरण, गरमपंथी चरण और तृतीय एवं अंतिम चरण, जिसे गांधीवादी चरण भी कहा जाता है। तो हम इसमें यह भी देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ कैसे होता है और नरमपंथी रणनीति जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में आपको दिखाई देगी 1885 के आसपास से, जो कि हम एक लैंडमार्क ईयर लेते हैं, से लेकर के लगभग
1905 के आसपास, और 1905 के आसपास 7 अगस्त 1905 को जो बंगाल विभाजन का सरकारी निर्णय था उसके विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया, तो उस स्वदेशी आंदोलन से राष्ट्रीय आंदोलन ने एक जबरदस्त लंबी छलांग मारी और अपने प्रथम चरण या नरमपंथी चरण से बाहर निकल करके एक द्वितीय या गर्मपंथी चरण की ओर बढ़ा और राष्ट्रीय आंदोलन का और भारत का सामाजिक आधार मजबूत होता गया। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। और इस लेक्चर को प्रारंभ करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को फोकस कर रहे हैं फाउंडेशन कोर्स के लिए, तो हमारे पास आपके लिए उपलब्ध है 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स 2026। अगर आप यूपीएससी सीएससी को टारगेट कर रहे हैं उसके लिए प्रहार इंग्लिश मीडियम बैच, प्रहार हिंदी और टाइटन एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम बैच जो 22,999 पे अवेलेबल होता है, वो 9,999 पे अवेलेबल कराया जा रहा है। जबकि 2 ईयर प्रोग्राम 2026 यूपीएससी सीएसई के लिए संकल्प इंग्लिश बैच है, संकल्प हिंदी और पिनाकल एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम बैच जो 25,999 पे अवेलेबल होता है, लेकिन आप बच्चों के लिए 13,499 पे अवेलेबल कराया जा रहा है। और 3 ईयर प्रोग्राम 2028 यूपीएससी सीएसई के लिए प्रारंभ इंग्लिश प्लस हिंदी बैच फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, ये 59,999 पे अवेलेबल होता है, लेकिन ये 31,999 पे अवेलेबल कराया जा रहा है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 3 चरणों से होकर गुजरती है। पहला चरण नरमपंथी चरण, मॉडरेट पॉलिटिक्स, जिसे हम 1885 से 1905 तक लेते हैं। दूसरा चरण होता है गर्मपंथी चरण, जिसे हम 1905 से गांधी जी के आगमन और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी सक्रियता जब बढ़ती है तो वहां तक लेते हैं। लगभग आप इसे 1915 या 1916 के आसपास तक ले सकते हैं। और तीसरा एवं अंतिम चरण, जब गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय रणनीति में और राजनीति में सक्रिय होते हैं, तो 1916 और उसके आगे जब तक कि हमें आजादी नहीं मिल जाएगी, तो वो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय एवं अंतिम चरण होगा। और इस तृतीय एवं अंतिम चरण को गांधीवादी चरण भी कहा जा सकता है और कहा जाता है, बल्कि और ये इसलिए कहा जाता है कि इस तृतीय एवं अंतिम चरण में गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 3 सशक्त जन आंदोलन चलाए गए, जिसमें लाखों लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हुई और राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार तेजी से बढ़ा और अंततः सभी के सम्मिलित प्रयासों से भारत देश को, हमारे देश को आजादी प्राप्त होती है। तो नरमपंथी, गर्मपंथी और गांधीवादी चरण। नरमपंथी 1905 तक, 1885 से 1905 तक, गर्मपंथी 1905 से 1915-16 तक, और उसके बाद गांधीवादी चरण। तो गांधीवादी चरण इसलिए कह दिया जाता है कि उस चरण में महात्मा गांधी की बड़ी प्रमुख भूमिका रही। यहां पर हम किसी की भी भूमिका को, किसी भी नेतृत्वकर्ता के राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका को कम करके नहीं देखते हैं और नहीं नजरअंदाज कर रहे हैं। बस हम इतना देख रहे हैं कि महात्मा गांधी की भूमिका काफी व्यापक पैमाने पर रही। और मुख्य बात यह रही महात्मा गांधी के द्वारा कि उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में शरीक कराया, सम्मिलित कराया और राष्ट्रीय आंदोलन को सही मायनों में जन आंदोलन बना दिया, मैस मूवमेंट बना दिया। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विचारधारा और इसकी राष्ट्रवादी रणनीति को हमें पहले समझना होगा। ठीक है, विचारधारा और राष्ट्रवादी रणनीति को समझना होगा, और इसको समझने के लिए हमें पहले अंग्रेजों की रणनीति को समझना होगा कि अंग्रेजों ने कैसे भारत पर शासन किया था और कौन कौन सी रणनीति बना करके अंग्रेजों ने विधिवत भारत पर शासन किया और दीर्घ काल तक शासन किया था। तो जब तक हम अंग्रेजों की रणनीति को नहीं समझेंगे, तब तक हम राष्ट्रवादी रणनीति कैसे विकसित करनी थी उस दौरान, उसे भी नहीं समझ पाएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के फॉर्मेटिव स्टेज में जब राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे करके जोर पकड़ेगा,
फॉर्मेटिव स्टेज में, यानी कि 1885 से 1905 के मध्य उस चरण में यह बहुत ज्यादा आवश्यक था हमारे राष्ट्रवादी नेताओं के लिए कि वो पहले अंग्रेजों की रणनीति को समझें, और जब वो अंग्रेजों की रणनीति को भली भांति समझ लेंगे, उसका विश्लेषण कर लेंगे, तो उनकी रणनीति के अगेंस्ट, उनसे संघर्ष कर आजादी प्राप्त करने के लिए फिर हमें हमारे नेताओं को अपनी रणनीति का विकास करना था। तो नरमपंथी राजनीति इस बात पर आधारित रही है कि वह अंग्रेजी राज के प्रति कैसी विचारधारा और कैसी रणनीति अपनाती है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको देखते हैं कि विचारधारा और रणनीति। तो अगर हमें अपने राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं के दिमाग में क्या चल रहा था, उनकी विचारधारा और उनकी रणनीति को समझना है, तो हमें पहले तीनों चरणों से होकर के गुजरना होगा। तो विभिन्न चरणों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं की राजनीतिक विचारधारा के संपर्क में हम आ पाते हैं। तो इनकी विचारधारा, राष्ट्रवादी नेताओं की हमारी विचारधारा 3 चरणों में मूल रूप से विकसित होती है। देखिए, इसमें कई सारी संवैधानिक गतिविधियां की गई, संविधान इतर भी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, बहुत सारे रचनात्मक कार्य किए गए, जैसे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास, छुआछूत का निवारण, चरखा चलाया जाना, स्त्रियों के मुक्ति और उनके सशक्तिकरण का प्रयास करना, ताकि राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियों की भागीदारी को बढ़ाया जा सके, और बुनियादी राजनीतिक निर्णय लिया जाना कि कैसे राजनीतिक निर्णय, किन किन आधारों पर राजनीतिक निर्णय लिए गए कि असहयोग आंदोलन को कब प्रारंभ करना है या असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लेना है, यह सब समझना पड़ेगा। और फिर संघर्ष के तौर तरीके क्या रहे, संघर्ष के तौर तरीके अहिंसा और सत्याग्रह पर महात्मा गांधी जैसे नेताओं के द्वारा ज्यादा जोर दिया जाना अपने विचारधारा के अनुसार। तो राष्ट्रीय रणनीति के तत्व, राष्ट्रीय रणनीति के तत्व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 2 चरणों से होकर विकसित हुए, 2 चरणों से होकर विकसित हुए कि अंग्रेजों की रणनीति के विरोध में और आजादी प्राप्त करने के लिए हमने कौन सी रणनीति का पालन किया। इसका विकास कब होता है? इसका विकास होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 2 चरणों में, नरमपंथी चरण और गरमपंथी चरण में। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये फल देना, ये रणनीति परिणाम देना प्रारंभ करती है तृतीय एवं अंतिम अर्थात गांधीवादी चरण में। ठीक है, जब लाखों लोगों को राजनीतिक गतिविधियों में और राजनीतिक कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए प्रेरित और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। तो राष्ट्रवादी रणनीति का आधार क्या था, यह ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रवादी रणनीति का आधार क्या था? तो यानी कि अंग्रेजों के रणनीति के विरुद्ध हमने अपनी कौन सी रणनीति अपनाई थी, इसका बेसिस, इसका आधार क्या था? तो इसका आधार था खुद अंग्रेजी राज, खुद अंग्रेजी राज। क्योंकि अंग्रेजों ने पहले तो अपना शासन भारत में बल द्वारा स्थापित किया, अंग्रेजों ने अपना शासन भारत में बल द्वारा स्थापित किया जब उन्होंने प्लासी से लेकर के 1857 के विद्रोह के बीच के 100 वर्षों में भारत भूमि का 63% भाग अपने प्रत्यक्ष शासन में ले लिया था। डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश वो 63% पे था, और बचा हुआ शेष 1/3 भाग पर भारत भूमि के, वहां उन लोगों ने राजे रजवाड़ों और नवाबों के शासन को जारी रखने दिया। अच्छा ठीक है, आप लोग हमारे अधीन शासन जारी रख लो अपना, और आप आंतरिक मामलों में कुछ हद तक स्वतंत्र रहोगे, लेकिन संप्रभुता नहीं रहेगी, वाह्य मामले नहीं रहेंगे।
तो भारत में अंग्रेजों का शासन कुछ अवधारणाओं पर, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। अवधारणा, ठीक है ना, पेक्यूलियर नेचर। तो पहला तो ये कि अंग्रेजी शासन भारत में बलपूर्वक स्थापित किया गया था, ये तो सच है, और इसे बलपूर्वक ही बनाए रखा था अंग्रेजों ने। ताकत के दम पे लगाया था शासन और ताकत के दम पे बना रखा था। लेकिन अंग्रेज बहुत शातिर थे, उन्होंने सिर्फ ताकत के दम पर भारत में अपना शासन नहीं बनाया था, उन्होंने इंडियंस को बीच बीच में, बोलते ना वो लॉलीपॉप कैडबरी जैसे छोटे छोटे चॉकलेट और टॉफी देना कि अच्छा ये ले लो, अच्छा ये ले लो। तो उन्होंने कुछ सिविल इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, नागरिक संस्थाओं का निर्माण किया गया था। जैसे उन्होंने हमें नगर निगम दिया, स्थानीय सरकारी संस्थाएं, स्थानीय निकाय दिया, जैसे पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इलाहाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कलकत्ता या फिर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम जिसको म्युनिसिपलिटी कहा जाता था उस जमाने में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को म्युनिसिपलिटी हम भारतीय उस जमाने में कहा करते थे। तो उन्होंने नागरिक संस्थाओं का निर्माण करके दिया। फिर उन्होंने इंडियंस को बोला कि हम लोग इंडियंस को भाई दे रहे हैं रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन दे रहे हैं। कितना दिया कितना नहीं दिया वो अलग बात है। तो उन्होंने कहा कि इंडियंस को हमने रूल ऑफ लॉ दिया है, हमने इंडियंस को इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया है, विधि के सम्मुख समानता दिया, विधि का शासन, विधि के सम्मुख समानता, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमने भारतीयों को दे रखी है, यद्यपि कि वो बहुत सीमित पैमाने पे होती थी। और फिर अंग्रेजों ने कहा कि हमने देखिए इंडियंस को भाई दिया हुआ है निर्वाचित विधानसभाएं, इलेक्टेड असेंबलीज दिया, इलेक्टेड असेंबलीज, निर्वाचित राज्यों में निर्वाचित विधानसभाएं, कि अच्छा ठीक है आप लोग एमएलए चुन लीजिए और आप लोग एमएलए चुन करके भेजिए, वो कानून बनाएंगे। यद्यपि कि बहुत गिने चुने ही उंगलियों पर इंडियंस एमएलए चुन के भेज पाते थे। तो अंग्रेजों ने कहा ना कि उनका शासन प्रणाली बल पर आधारित, ताकत पे है और चुनौती देने की कोशिश मत करना, ऐसा अंग्रेज हमसे कह रहे थे। और दूसरा अंग्रेजों ने कहा कि देखो हम लोग ना भारत में आए हैं तो तुम्हारा उद्धार करने आए हैं। और वो व्हाइट मैंस, हमने पढ़ा पिछले लेक्चर्स में, व्हाइट मैंस बर्डन थ्योरी एंड सोशल डार्विनियन थ्योरी, श्वेत लोगों के कंधे पर, और बहुत भार आ गया भैया अंग्रेजों के कंधे पे कि अंग्रेज लोग सभ्य लोग हैं, बड़े सुसंस्कृत लोग हैं, और वो भारत में इसलिए आए हैं कि भारत वाले असभ्य जंगली हैं, और वो इधर भारत में आए हैं तो वो भारत का उद्धार करने आए हैं, भारतीयों का उत्थान करने आए हैं। कि जैसे तो हमारे यहां कभी कोई सभ्यता ही नहीं थी, जहां जिस भारत भूमि में 5,500 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सभ्यता हुआ करती थी, जो लोग नगरों में रहते थे उन्हें अंग्रेज आकर के असभ्य बता रहे थे। अब लेकिन बता रहे थे भाई हम गुलाम थे, हमारी मानसिकता को अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत गुलाम बना लिया था। और वो कह रहे थे कि देखिए हमने आपको ये सब कुछ 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 दिया हुआ है, कि हमने आपको नागरिक संस्थाएं दी हैं, निर्वाचित विधानसभाएं दी, सरकारी निकाय दिया, लोकल बॉडीज दिया, अदालतें दिया है हमने आपको, मॉडर्न स्कूल्स और कॉलेजेस दिए तो थे, लेकिन उनका पर्पस आप जान रहे हैं, व्हाइट मैंस बर्डन थ्योरी के तहत इंडियंस के दिलो दिमाग को गुलाम बना लेना था, हाईजैक करना था। तो अंग्रेजों का पूरा प्लानिंग क्या था? अंग्रेजों की पूरी प्लानिंग इंडियंस के दिलो दिमाग को गुलाम बनाना था, आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस। अपना आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस डालना था हमारे और आपके दिलो दिमाग पर, यानी कि विचार धारात्मक प्रभाव। विचारधारात्मक प्रभाव भी क्या बल्कि प्रभुत्व कहा जाता है इसे, विचारधारात्मक प्रभुत्व, आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस और सिविल लिबर्टी। उन्होंने कहा कि हम, इन्होंने इंडियंस को सिविल लिबर्टीज दे रखा है। हालांकि ये बहुत ही सीमित होता था सिविल लिबर्टीज, और जैसे ही आप थोड़ा सा भी सिविल लिबर्टी और नागरिक स्वतंत्रता लेने का प्रयास करेंगे, अंग्रेज आपको उठा के जेल में डाल देगा, ठीक है ना। तो एक तो ये है।
कि अंग्रेजों ने अपना शासन भारत में बड़े दिमाग से लगाया था। पहले ताकत के दम पे, फिर भारतीयों के मानसिकता को गुलाम बना करके, और यह साबित करने का प्रयास कि वो भारतीयों के माई बाप हैं, वो भारतीयों का भारत में उद्धार करने आए हुए हैं, और उन्होंने देखिए कि भारतीयों को कितना कुछ दे रखा है। उन्होंने निर्वाचित विधानसभाएं दी हैं, कानून का शासन दिया है, आधुनिक अदालत प्रणाली दी, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में स्कूल्स और कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले। वो सब हमें गिना रहे हैं अंग्रेज लोग, और ये नहीं बता रहे कि उसकी कितनी भारी कीमत हमने चुकाई। वो $40 ट्रिलियन से भी ज्यादा का पैसा इंडिया के बाहर गया, इंग्लैंड। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि ब्रिटिश शासन भारत में वो कैसा है, सेमी हेजिमनिक है, अर्ध तानाशाही आप इसको कह सकते हैं, या अर्ध वर्चस्ववादी, सेमी हेजिमनिक रूल, सेमी हेजिमनिक रूल, अर्ध तानाशाही शासन भारत में अंग्रेजों का था, अर्ध तानाशाही चरित्र था। और ये लोग कह रहे थे, जबकि अंग्रेज कह रहे कि विदेशी शासन भारत में बड़ा परोपकारी है, वो हमारा परोपकार करने आए हैं, कि वो जैसे भारतीयों के माई बाप थे और वो भारत का आधुनिकीकरण कर रहे थे। जबकि हम ये जानते हैं कि वो खून चूसने वाले जोक थे, जो चिपक कर खून चूस रहे थे, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था हमें कि हमारा इतना भीषण खून चूसा जाता है। क्योंकि जब जोक चिपक के खून चूसता है ना, तो लोकल लेवल पे, वहां पे जहां पे खून चूसता है जोक, वहां पे केमिकल छोड़ देता है, और वो केमिकल इतने एरिया को सुन्न कर देता है और एनेस्थीसिया दे देता है लोकल लेवल पे इतना, और जोक चिपक जाता है, और वहां पे खून काट के खून चूसता रहता है, और आदमी को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि खून चूसा जा रहा है। वो बिल्कुल अंग्रेज इसी पैटर्न पे शासन करते थे कि अंग्रेजों ने हमारे दिल और दिमाग को एनेस्थीसिया देकर के गुलाम बना लिया था, सुषुप्त कर दिया था, शांत कर दिया था, और खूब पूरे देश का हमारा धन और संसाधन चूसते थे, और हमें पता नहीं चल पा रहा था बहुत लंबे समय तक कि हमारे साथ क्या हो रहा था। लेकिन जब पता चला धीरे धीरे करके, तब हमने वो जोक को छुड़ाने के लिए रणनीति अपनाई। जैसे जोक चिपकता है ना, तो गांव में बचपन में तालाब में आदमी नहाता है, तो हम लोग नहाते आते थे, तो अपने साथ नमक ले जाते थे। तो जब तालाब में नहाने पे जोक चिपक जाता है ना पैर वैर में, तो उसके ऊपर नमक डाल देते थे, तो वो धीरे धीरे करके फट जाता था जोक, और आदमी छूट जाता था। तो अंग्रेजों से अपने आप को हमें छुड़ाना था, उसकी रणनीति विकसित करनी पड़ती थी, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि ये तो हेजिमनिक, सेमी हेजिमनिक रूल है बात। तो ये हमें समझ में आ रहा सेमी हेजिमनिक रूल, और वो बता रहे हैं कि वो बड़े परोपकारी हैं, और ये भी कह रहे हैं कि तुम लोग चैलेंज मत करना अंग्रेजी राज को, चैलेंज करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अंग्रेज लोग ना चैलेंज नहीं कर पाओगे तुम लोग। और अंग्रेज लोग क्या है, इनविंसिबल है, इनविंसिबल है अंग्रेज, अर्थात अंग्रेज लोग अपराजेय हैं, और चुनौती देने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन भैया सोचना तो पड़ेगा ना, नहीं सोचेंगे तो देश आजाद कहां से होगा। और ये भी वो कह रहे हैं कि सोचना वोचना मत, और विरोध मत करना, विरोध करना व्यर्थ है, कुछ काम धाम नहीं हो पाएगा तुम लोगों से, विरोध करोगे तो विरोध कर नहीं पाओगे। तो पहले ही अंग्रेजी शासन प्रणाली ने न केवल हमारे दिलो दिमाग को गुलाम बनाने का प्रयास, सफलतापूर्वक प्रयास किया, बल्कि हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे आत्मविश्वास को भी तोड़ करके रख दिया था कि ये इंडियंस लोगों का इतना आत्मविश्वास गिरा दो, इतना तोड़ दो कि ये चुनौती देने के बारे में अंग्रेजी राज को सोचे ही ना। ये रणनीति थी अंग्रेजों की। और अब दूसरी तरफ देखिए कि राष्ट्रवादी रणनीति और जन भागीदारी। अब यहां ध्यान से समझिएगा कि अगर अंग्रेजों ने भारतीयों को, देखिए अंग्रेजों ने भारतीयों को पहले तो शारीरिक गुलाम बनाया, और उसके बाद मानसिक गुलाम बना लिया, शारीरिक गुलाम और फिर मानसिक गुलाम बना लिया। तो जब मानसिक गुलाम बनाया, तो करोड़ों भारतीयों को अंग्रेजों ने अपना मानसिक गुलाम बनाया। तो अब अगर हम लोग मानसिक गुलाम हैं, तो हमें गुलामी अच्छी लग रही थी। तो जब व्यक्ति को गुलामी अच्छी लगती है,
तो वो जंजीरें, गुलामी की जंजीरें तोड़ने का प्रयास नहीं करता है जब तक कि कोई उसे एहसास ना दिला दे कि भैया ये जंजीरें गुलामी की हैं और इसको तोड़ो, तब आदमी तोड़ेगा, नहीं तो एहसास ही नहीं है। तो मानसिक रूप से गुलाम बनाया। तो अब अंग्रेजों ने सिद्ध किया अंग्रेजों ने भारतीयों को बताया कि वे भारतीयों के माई बाऊ थे, माई बाप थे, वह भारतीयों का भारत में कल्याण करने के लिए आए थे। तो ये उन्होंने, अंग्रेजों ने एक जादू, एक तिलिस्म, एक चाल चली थी, अंग्रेजों का तिलिस्म। और अब अगर देखिए हमें आजादी प्राप्त करनी थी, अगर मान लीजिए आपको आजादी प्राप्त करनी थी तो क्या करना पड़ेगा? तो इस जादू को, इस तिलिस्म को तोड़ना आवश्यक था। इस तिलिस्म को तोड़ना आवश्यक था क्योंकि हजारों लाखों भारतीय ये मान बैठे थे कि अंग्रेज हमारे माई बाप लोग हैं। ये मान के चल रहे थे कि बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े भले और सभ्य और सुसंस्कृत लोग हैं, और वो भारत में तो इसलिए आए हैं कि बेचारों के कंधे पे बड़ा भार आ गया है कि भारतीयों को उत्थान किया जाए, ये असभ्य जंगली भारतीयों को सभ्य बनाया जाए, थोड़ा इनको आधुनिक बनाया जाए। ये बेचारों के कंधे पे बड़ा भार आ गया था भाई। तो अब हमें अगर इस आजादी प्राप्त करनी थी तो इस तिलिस्म को तोड़ना आवश्यक था। और ये तिलिस्म कब टूटेगा? जब ज्यादा से ज्यादा इंडियंस की भागीदारी होगी। तो राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी को भैया सुनिश्चित करना पड़ेगा, और जितने ज्यादा लोग राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत होता जाएगा और उतने ही लोग गुलाम मानसिकता से आजाद होते जाएंगे। तो जैसे जैसे भारतीय लोग गुलाम मानसिकता से आजाद होते जाएंगे वैसे वैसे देश राष्ट्रीय आंदोलन और देश हमारा आजादी की ओर तेजी से अग्रसर होता जाएगा। और चूंकि जन भागीदारी को सुनिश्चित करने में महात्मा गांधी बेजोड़ थे और उनके द्वारा चलाए गए जन आंदोलन, चाहे वो असहयोग हो 1920 का या फिर 1930 का सविनय अवज्ञा या नागरिक अवज्ञा आंदोलन हो, फिर या फिर भारत छोड़ो आंदोलन हो, इन तीनों ही आंदोलनों में जनता की, जनमानस की सशक्त भागीदारी हुई और जनता को दिल और दिमाग से अंग्रेजी राज की विचारधारा, आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस से आजाद कराया गया। इसीलिए भी तीसरे और अंतिम चरण को गांधीवादी चरण कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी वास्तव में जनमानस के नेता थे और उन्हें जनता की नब्ज पकड़ना, नब्ज टटोलना बड़े अच्छे से आता था कि कब जनता को बुलाया जाए तो वो जन आंदोलन के लिए तैयार होगी और कब जनमानस जन आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, ये चल रहा है। और इसके अलावा जैसे जैसे हम राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे तो हमें इस विचारधारा को कि अंग्रेज भारतीयों के माई बाप हैं, एक विश्वास प्रणाली बना दी थी अंग्रेजों ने कि अंग्रेज भारतीयों के माई बाप हैं। तो जब तक हम इस विश्वास प्रणाली को तोड़ेंगे नहीं और उखाड़ के फेंक नहीं देंगे तब तक राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ ही नहीं होगा। तो यदि हमें राष्ट्रीय आंदोलन को पहले प्रारंभ करना था तो सबसे पहला काम था कि भारतीयों के दिलो दिमाग से उस विचारधारा का क्षरण किया जाए, डिलीट किया जाए, जो अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में डाल दिया था कि अंग्रेज भारतीयों के माई बाप हैं और वो सभ्य लोग हैं और हम लोग निकृष्ट लोग हैं, असभ्य जंगली लोग हैं। तो इसीलिए हमारा मूल कर्तव्य, विशेष तौर पे जो हमारा नरमपंथी चरण था, तो नरमपंथी चरण में हमें उस विश्वास प्रणाली को तोड़ना था
तो विचारधारा, अंग्रेजी विचारधारा या गुलाम मानसिकता से कह लीजिए कि गुलाम मानसिकता से भारतीयों को बाहर निकालना था। गुलाम मानसिकता से भारतीयों को बाहर निकालना था और यह काम हम लोग करेंगे 1885 से लेके मुख्य रूप से 1905 तक। यहां से अब हमें यह साबित करना होगा, पहले सबसे पहले तो यह साबित करना पड़ेगा कि अंग्रेज माई बाप नहीं है। तो जब यह साबित करेंगे अंग्रेज हमारे माई बाप नहीं है, तब जाकर के आजादी की लड़ाई शुरू होगी। तो नरमपंथी राष्ट्रवादियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह रहा है कि उन्होंने अंग्रेजों की बखिया उधेड़ कर, उनकी सिलाई उधेड़ करके उन्हें भारतीयों के सामने एक्सपोज कर दिया कि ये कतई कोई हमारे शुभचिंतक नहीं है, ये हमारा उत्थान या आधुनिकीकरण करने नहीं आए हैं। तो इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय आंदोलन हमारा वो लड़ाई दिमाग की होनी थी कि एक तरफ लोग दिमाग को हमारे गुलाम बना रहे थे, बना चुके थे, और दूसरी तरफ हमें उस दिमागी गुलामी से इंडियंस को आजाद कराना था। तो जाहिर सी बात है लड़ाई दिमागी स्तर पे चल रही है, लड़ाई विचारधारा की चल रही है। कौन सी विचारधारा? औपनिवेशिक, अंग्रेजों की विचारधारा, औपनिवेशिक विचारधारा वर्सेस राष्ट्रवादी विचारधारा की लड़ाई। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गन की लड़ाई नहीं है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विचारधारा की लड़ाई, कि औपनिवेशिक विचारधारा और राष्ट्रवादी विचारधारा की लड़ाई। औपनिवेशिक विचारधारा हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाए हुए था और राष्ट्रवादी विचारधारा और रणनीति हमें मानसिक रूप से आजादी दिलाएगी। और जिस दिन हम दिल से आजाद हो गए फिर तो जंजीरें तोड़ देंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, डू और डाई, करो या मरो। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिस दिन भारतीयों को दिल की आजादी हासिल हो गई, कि ये गांधी जी ने कहा कि एक छोटा सा मंत्र है, छोटा सा मंत्र जो मैं आपको देता हूं, आप उसे अपने हृदय पे अंकित कर लीजिए कि करो या मरो, मारो नहीं, करो या मरो, या तो हम देश को आजाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, परंतु अपने गुलामी की दास्तान देखने के लिए अब और एक पल जिंदा नहीं रहेंगे। अर्थात अब जिएंगे तो आजाद, नहीं तो नहीं जिएंगे। तो आर पार की लड़ाई, डू और डाई सिचुएशन कर दिया था 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने, उसके संकल्प पत्र में। तो वही इंडियंस ने दिलों की आजादी हासिल की थी। तो जो प्रयास हमने 1885 में शुरू किया कि भारतीयों को दिलो दिमाग से जो उनकी गुलामी थी उससे आजाद दिलाया जाए, आजाद किया जाए, वो 1942 से 1945 के बीच में जाके अपने चरम सीमा पे पहुंचता है। तो अब देखिए कि अगर हमें गुलामी मानसिकता से आजादी दिलानी है तो पहले इंडियंस को बताना पड़ेगा कि अंग्रेज शुभचिंतक नहीं है भाई हमारे। तो अंग्रेज ना तो शुभचिंतक है हमारे और ना ही अंग्रेज कोई बहुत शक्तिशाली लोग हैं कि जिनको चुनौती नहीं दिया जा सकता है। हम अंग्रेजों को चैलेंज करेंगे, चुनौती देंगे, चाहे वो भले ही हमें जेल में डाल दें। तो यह कहना कि अंग्रेजों को इंडियंस चुनौती नहीं दे सकते हैं, चुनौती कैसे नहीं दे सकते, और बरोबर चुनौती दिया गया जब दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, रमेश चंद्र दत्ता एवं अन्य उदारवादी हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने औपनिवेशिक राज के अंग्रेजों के कल्याणकारी चरित्र को, कि वो इंडियंस का वेलफेयर करने, अपलिफ्ट करने इंडियंस इंडिया में आए हैं, इसको चकनाचूर करके रख दिया, ध्वस्त करके रख दिया। और ये अपने न्यूज़पेपर्स में लेख लिखते और लेख लिख करके अंग्रेजों को सीधे चुनौती देते कि जो करना है कर लो, जेल में डालना है डाल दो, हम लिखेंगे और तुम्हारी बखिया उधेड़ के रख देंगे, तुम्हें लोगों के सामने एक्सपोज करके रख देंगे कि तुम इंडियंस का खून चूस रहे हो, तुम कोई कतई इंडियंस के माई बाप नहीं हो। तो फिर 19वीं शती के स्वतंत्र समाचार पत्रों, निर्भीक जर्नलिस्ट फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्णा गोखले जैसे नेता, ये गोपाल कृष्णा गोखले का न्यूज़पेपर सुधारक, दादा भाई नौरोजी का न्यूज़पेपर रस्त गुफ्तार, या फिर
इंडियन मिरर NN सेन का, द हिंदू, स्वदेश मित्रम, गोपाल सुब्रमण्य अय्यर, ये लोग खूब लेख लिखते और अंग्रेजों को एक्सपोज करते जाते थे। और पत्रकारिता के लिए तो जेल जाने वाले पहले भारतीय बने सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी बने, ठीक है। और पत्रकारिता के लिए ही 8 साल के जेल की सजा काटी बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन जो भी था सजा काट के आ गए 8 साल जेल, लेकिन लिख लिख करके न्यूज़पेपर्स में, मराठा और केसरी में बाल गंगाधर तिलक ने लगातार चैलेंज किए रखा अंग्रेजी राज को। तो नरमपंथियों ने चुनौती दी, गरमपंथियों ने चुनौती दी, लगातार चुनौती प्रस्तुत की गई थी अंग्रेजों को, लगातार कॉन्टिन्यूअस चैलेंज किया गया था। और अंग्रेज कहते थे कि तुम लोग सोचना मत चैलेंज करने के लिए, चैलेंज करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन किया गया। ये भी कि देखिए जब एक बार चैलेंज किया गया, साहस दिखाया गया, हिम्मत दिखाया गया, तो फिर यहां के आगे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की गाड़ी जब पटरी पे आई, नरमपंथियों ने जब राष्ट्रीय आंदोलन की गाड़ी को पटरी पे रखा और उस गाड़ी को दौड़ाने का फिर काम किया गरमपंथी नेताओं ने, लाल बाल पाल और अरविंदो घोष ने कर दिया, ठीक है ना। तो ये था। और एक उद्देश्य ये भी था कि जैसे अंग्रेज लोग इंडिया पे पकड़ कैसे बनाए थे, अंग्रेजों ने इंडिया पे पकड़ बनाई थी IAS ऑफिसर्स के द्वारा, सिविल सर्वेंट्स के द्वारा पकड़ बनाई थी, पुलिस के द्वारा, CID के द्वारा पकड़ बनाई थी, और सशस्त्र बलों, सैनिकों के दम पे पकड़ बना रखी थी। और इनके प्रशासन में, खास तौर पे इनके पुलिस में और ब्रिटिश सेना में ज्यादातर तो भारतीय ही थे। और अगर भारतीयों के मन में राष्ट्रवादी भावना हिलोरे मारने लगेगी, जो थी तो सही लेकिन अभी हिलोरे नहीं मार रही थी, या मजबूरी वश आदमी अभी सशस्त्र बलों और पुलिस बलों में इंडियंस बने हुए थे, तो एक बार अगर हिलोरे मारने लगेगा राष्ट्रवाद, तो फिर तो ये रुकने वाले नहीं है। तो ये प्रयास किया गया, पहले ये प्रयास किया गया कि जो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे हैं उनके दिलो दिमाग में क्या उत्पन्न किया जाए, उनके दिलो दिमाग में उत्पन्न किया जाए जबरदस्त राष्ट्रवाद। और इतना राष्ट्रवाद हिलोरे मारने लगे कि वो फिर अंग्रेजों का साथ छोड़ करके राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो जाए, या फिर अगर वो बलों में बने भी रहे तो वहां से सूचनाएं लीक करते जाएं और इंडियंस के राष्ट्रीय आंदोलन वाले लोगों को लगातार हेल्प देते रहे, मदद देते रहे। तो अगर उनका दिल जीत लिया, या उनका दिल जीत लिया कि इंडियंस जो है पुलिस में या आर्मी में, तो हमारा तो बहुत सारा काम बन जाएगा और अंग्रेजों की पुलिस बलों पर पकड़ कमजोर होगी, अंग्रेजों की सेना पर पकड़ कमजोर हो जाएगी, और वो फिर सेना, भारतीय सैनिक या भारतीय पुलिसमैन, वो किसके लिए काम करेंगे, फिर वो इंडियंस के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए काम करेंगे। तो बड़ी सावधानी पूर्वक राष्ट्रवादी रणनीति बनाई गई, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जिन्होंने दिया वो दादा भाई नौरोजी थे। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार अंग्रेजी सरकार भारत का धन, भारत के संसाधन लूट के लिए जा रही है, जो कि बन चुका था अंग्रेजों का उपनिवेश, और इंग्लैंड भारत के सापेक्ष बन चुका था एक औपनिवेशिक साम्राज्यवादी शक्ति बन चुका था। अब और हम कॉलोनी बन चुके थे। तो अब भारत से जो जा रहा था, देखिए वो ढेर सारा हमारा कच्चा माल जा रहा है, ठीक है ना, कच्चा माल व खनिज संसाधन जा रहा है हमारा। इसके अलावा हमारे यहां से अंग्रेज लोग सस्ता श्रम इंग्लैंड या अपने अन्य उपनिवेशों में ले जाते थे, सस्ते श्रमिक ले जाते थे, गिरमिटिया मजदूर के रूप में ले जाया करते थे। अग्रीमेंट पे 5 साल का अग्रीमेंट कराया जाता और इनको ले जाया जाता, और ये जाते तो सही 5 साल के अग्रीमेंट पे, लेकिन अग्रीमेंट पे इनको वापस लाने का नहीं होता था। तो जो गया सो गया, वो अपने कभी मुल्क, अपने मिट्टी, अपने वतन वापस नहीं लौटे वो लोग। तो कच्चा माल, खनिज संसाधन, सस्ता श्रम, ये सब भारत से जा रहा है, और बदले में हमें मिल क्या रहा है, बदले में हमें
यहां से मिल रहा है। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, कारखाना निर्मित, या इसको ऐसे लिख देते हैं, इस तरफ लिख दो कि यहां से ये जा रहा है और बदले में जो आ रहा है वो है इंग्लैंड के कारखानों में बने वस्त्र और वस्तुएं, कारखाना निर्मित वस्त्र व वस्तुएं। तो भारत को क्या बना के रख दिया गया? भारत को अंग्रेजी कारखानों के वस्त्रों और वस्तुओं के लिए एक बड़ा बाजार बस बना करके छोड़ दिया गया था, और कच्चे माल व खनिज संसाधन के आपूर्तिकर्ता प्लस कच्चा माल व खनिज प्लस सस्ता श्रम का भारत क्या बन के रह गया? आपूर्तिकर्ता बन के रह गया। और जब हम, और इधर हमारे इन्होंने क्या किया कि भारत के उद्योग धंधे तोड़ दिए, तो भारत का कर दिया था अंग्रेजों ने, ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा, औद्योगिकरण कर दिया था, इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया था। तो हमारे को इस बुरे तरीके से अंग्रेजों ने हमारे उद्योग धंधे बर्बाद किए कि कहते हैं कि हम सेफ्टी पिन तक बनाने के लायक नहीं बच गए थे, इस कदर हमारी बर्बादी की गई थी वस्त्र और उद्योग धंधे। और अब जब जब ये देखिए हम उनके सामान खरीदेंगे तो हमारे यहां से पैसा जाएगा, हमारे पास तो चारा ही नहीं बचा कुछ, उनका सामान खरीदना हमारी मजबूरी है। तो ब्रिटिश पूंजीपति जो बेचेंगे सामान तो उनको लाभ होगा भाई, तो पूंजीपतियों के लाभ चले जाएंगे इंग्लैंड के पास। फिर जो यहां वो लोग काम करते थे उनको बहुत ज्यादा उच्च वेतन व भत्ते, सैलरीज एंड रिमिटेंसेस दिए जाते थे, वो भी चला जाता था। और उधर होम चार्जेस, भारत सचिव व उसका वेतन, उसके कार्यालय का वेतन, जिसको हम लोग होम चार्जेस बोलते थे, होम चार्जेस, ये भी जा रहा है। तो लगातार हम क्या देख रहे हैं कि हमारा पैसा, हमारे संसाधन किसी ना किसी रूप में लगातार निकल रहे हैं। और इन्हीं चीजों को एनालाइज करके दादा भाई नौरोजी ने बताया ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का बहिर्गमन हो रहा है या धन की निकासी का सिद्धांत दिया। तो इस धन की निकासी हो रही थी जिसके बदले में हमें कोई फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं हो रही थी। तो धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को दादा भाई नौरोजी कैसे डिफाइन कर रहे हैं, या हम और आप कैसे डिफाइन करें? यूनी डायरेक्शनल फ्लो, एक दिशा, यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया टू इंग्लैंड, in return for which India couldn't get even a single पैसा, even a single penny, कि भारत से इंग्लैंड की ओर धन का एक दिशा प्रवाह, जिसके बदले में भारत को एक फूटी कौड़ी भी प्राप्त नहीं होती थी, यही धन का बहिर्गमन, ड्रेन ऑफ वेल्थ। और ये पूरा ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नौरोजी ने अपनी एक किताब में बताया, पॉवर्टी एंड un-British, poverty and un-British rule in India, ठीक है, और एक इसी में बताया था। और दादा भाई नौरोजी ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंडियंस का पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी, और उन्होंने पाया था कि भारतीयों का प्रति व्यक्ति आय तो बहुत ही कम हो चुका था। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी, okay, किताब ये रही एक, और दूसरी किताब इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, और पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट किया एंड इट वाज फाउंड वेरी वेरी लो, अति निम्न, प्रति व्यक्ति आय भारतीयों की अति निम्न पाई गई थी। तो इस तरह से एक पूरी रणनीति, सोची समझी रणनीति, और अपने क्षमताओं के द्वारा
दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले अंग्रेजों के आर्थिक नीतियों की बखिया उधेड़ के रख दी थी, एक्सपोज करके रख दिया था। इसी पूरे बात को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, औपनिवेशिक तंत्र की इंक्वायरी, चीर फाड़ करके पूरी बात पता करना और इंडियंस को बताना। औपनिवेशिक अर्थतंत्र की मीमांसा एंड इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ colonialism, an economic critique of colonialism, ठीक है। औपनिवेशिक अर्थतंत्र की मीमांसा कि सही बात को पता करो, सही बात पता लगाओ, एग्जैक्टली आखिर बात है क्या, और ये बात पता चली। यहीं से राष्ट्रीय आंदोलन अब प्रारंभ होगा, क्योंकि इससे सिद्ध हो जा रहा है कि अंग्रेज कहीं कोई कतई हमारे माई बाप नहीं है, बल्कि खून चूसक यंत्र हैं और चूषण यंत्र हैं, जो हमारा खून चूस रहे थे, हमारा पैसा, हमारे संसाधन ले जा रहे थे, और वो तो आर्थिक दोहन था। और जो हमारे मानसिक रूप से हमें जो पीड़ा पहुंचाई, उस मानसिक पीड़ा को धन में कैसे परिवर्तित करें, तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। वो रंग भेद, वो हमें नीचा दिखाना, हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ना, मारना पीटना, तोप के मुंह में बांध करके ब्लास्ट कर देना, हवाई जहाज से, मशीन गन द्वारा गोलियों से भून देना, इसका हिसाब किताब कौन देगा? ये तो है, लेकिन वो भी है कि जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, मानसिक पीड़ा, मानसिक तनाव, अत्यधिक लाचारी, बेकारी, ये जो झेला हमने, वो पीड़ा, उसका धन के रूप में अगर हम उसको बदल दे, तो ये $40 ट्रिलियन से तो पता नहीं कितना ही चला जाएगा। ठीक है। अब राष्ट्रवादी रणनीति, देखिए, संघर्ष के दो तरीके होते हैं। संघर्ष का एक तरीका होता है कि एक बार अगर संघर्ष चले तो लगातार चलता ही जाए जब तक कि आजादी ना मिल जाए। और एक संघर्ष का तरीका वो है कि भाई अभी थोड़ा संघर्ष कर लेते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर आगे और संघर्ष कर लेंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर संघर्ष करेंगे और फिर रुक जाएंगे। तो आप अगर राष्ट्रीय आंदोलन में नेतृत्व करता होते, आप लोग बताइएगा, बच्चा पार्टी, अगर आप लोग नेतृत्व करता होते तो कौन सी रणनीति का पालन करते और क्यों? क्या आप लोग उस रणनीति का पालन करते कि एक बार संघर्ष अगर प्रारंभ करे तो यह तभी अब रुकेगा जब देश सीधे आजाद होगा, या फिर उस रणनीति का कि देखो अभी थोड़ा संघर्ष कर लेते हैं, फिर थोड़ा सुस्ता लिया जाएगा, थोड़ा ऊर्जा इकट्ठी कर ली जाएगी, फिर आगे एक बार फिर संघर्ष किया जाएगा, फिर संघर्ष, फिर थोड़ा रुक जाएंगे, फिर संघर्ष करेंगे, यानी कि संघर्ष विराम संघर्ष किया जाएगा। तो अगर आप अपने हिसाब से देखिए और उस समय क्या चला, फिर हम लोग मैच कर लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि उस जमाने में जो युवा नेतृत्वकर्ता लोग हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस बाबू या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये लोग कह रहे हैं कि देखिए एक बार संघर्ष शुरू होगा तो अब रुकने वाला नहीं है। लेकिन राष्ट्रवादी नेताओं ने कहा कि देखिए ऐसा नहीं है, हमें हमारे किसानों को लगान चुकाना है, अगर लोग लगान नहीं चुकाएंगे तो उनकी जमीनें छीन जाएंगी, अगर जमींदारी बंदोबस्त में किसान रेंट नहीं देंगे, भूमि का किराया नहीं देंगे हल चलाने के बदले में, तो उनको जमींदार बेदखल कर देगा, उनके बाल बच्चे भूखों मर जाएंगे। मजदूर कितने दिन तक मजदूरी छोड़ करके जन आंदोलन करेगा? विद्यार्थी कितने दिन तक स्कूल छोड़ करके, स्कूल कॉलेज से बाहर रहेगा? कितने दिन तक आदमी नौकरियां छोड़ करके बैठा रहेगा? तो उसकी भी तो एक सीमा होती है ना, वरना सब कुछ तो बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि थोड़ा रुक रुक के संघर्ष किया जाए, संघर्ष विराम संघर्ष। तो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रत्येक चरण में, चाहे वो नरम पंथी हो या गरम पंथी हो या फिर गांधीवादी चरण ही क्यों ना हो, कौन सी रणनीति अपनाई गई? संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति अपनाई गई थी। ठीक है ना, संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति का पालन किया गया।
और देखिए जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि ये महात्मा गांधी के 3 जन आंदोलन है, असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर सिविल डिसओबे है, नागरिक अवज्ञा, और फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट है। और यहां पे कि हम अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे अब किसी भी तरीके का, नॉन कोऑपरेशन। तो नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसओबे और क्विट इंडिया, ये 3 जन आंदोलन हैं, लेकिन वो रुक रुक के चलाए गए हैं। 1920 से 1922 में एनसीएम, फिर 30 से 34 के बीच में सीडीएम, और फिर 42 से 45 के बीच में क्यूआईएम, मतलब असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो। ये रुक संघर्ष है, स्ट्रगल ट्रूस, स्ट्रगल ट्रूस, स्ट्रगल, संघर्ष विराम संघर्ष। स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल, STS की रणनीति, संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति का पालन किया गया। और यहां पे देखिए ब्रेक है, यहां पर भी गैप है, ब्रेक है, रुक रुक के चलिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि जब आंदोलन चल रहा है तो सब कुछ ठीक है, सारे लोग उद्वेलित हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन जब आंदोलन नहीं चल रहा है तब क्या किया जाए? तो क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? तो महात्मा गांधी ने बोला नहीं, हाथ पे हाथ मत धरे बैठे रहिए, कुछ करिए। बस जब जन आंदोलन चल रहा हो तो जन आंदोलन में शामिल होइए, जब नहीं चल रहा है तो कुछ करिए। तो भाई क्या करें? तो गांधी जी ने बोला कि ऐसा करिए कि रचनात्मक कार्य करिए, कंस्ट्रक्टिव वर्क्स करिए, रचनात्मक कार्य करिए। तो क्या करें बापू? तो बोले चरखा चलाइए, चरखा चलाइए, सूत कातिए, खादी का प्रचार प्रसार करिए, ग्राम के स्तर पे अपने उद्योग धंधे बढ़ाने की कोशिश करिए, खादी का प्रचार, ग्रामोद्योग, सूत कातिए, धागा बुनिए, अपना कपड़ा खुद बुन के पहनिए ना। ये मैनचेस्टर वाले कपड़े काहे को पहन रहे हैं? मैनचेस्टर के कपड़ों का बहिष्कार, नहीं पहनेंगे मैनचेस्टर के कपड़े, इंग्लैंड के कारखानों से बन करके आने वाले कपड़े ही नहीं पहनेंगे, अपना बुन करके कपड़ा, आधा धोती पहनेंगे, लेकिन कसम खा रहे हैं कि मैनचेस्टर का कपड़ा नहीं पहनेंगे। और फिर अंग्रेजों के स्कूल कॉलेजेस में मत पढ़िए, क्योंकि अंग्रेज अपने स्कूल कॉलेजेस में हमें हमारी मानसिकता को गुलाम बना रहे हैं कि अंग्रेज बड़े अच्छे लोग हैं, अंग्रेज बड़े भले लोग हैं, वो माई बाप है भारतीयों का, वो भारतीयों का उद्धार करने आए हैं। तो अगर हम अंग्रेजों के स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे तो हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाते जा रहे थे। तो हमें अपने स्कूल कॉलेजों में पढ़ना पड़ेगा। अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा के लिए स्वदेशी स्कूल कॉलेज खोलने होंगे। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन विश्वविद्यालय खोल दिया, बंगाल नेशनल कॉलेज खोल दिया गया, और उसके प्रथम प्राचार्य बने अरविंदो घोष। और फिर यह भी कि कोई भी आंदोलन तब तक जन आंदोलन नहीं बन सकता है जब तक जनता के 50%, जनमानस के 50% की भागीदारी उसमें सुनिश्चित ना हो। अर्थात भारतीय स्त्रियां, बिना स्त्रियों की भागीदारी के हम कैसे सोच लेंगे कि कोई आंदोलन जन आंदोलन हो सकता है जिसमें हजारों हजार लाखों लोग आएंगे? क्योंकि जनसंख्या का आधा हिस्सा ही जब नहीं आएगा तो, और जनसंख्या का आधा हिस्सा भारतीय स्त्रियां राष्ट्रीय आंदोलन में आए तो पहले उनकी मुक्ति, उनको घरों से बाहर निकालना, मुक्ति और उनका सशक्तिकरण करना होगा, उनके निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना होगा, ताकि वो स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय लेकर के राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करा सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी कि अंग्रेज चूंकि फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चलते थे, और वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की दूरी को बढ़ाओ, इनके खाई को चौड़ा करो। और यही नहीं कि हिंदुओं में भी कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बेसिस पे हिंदूज को और डिवाइड करो और बांटते रहो, और मुसलमानों में भी शिया और सुन्नी को लड़ा दो। तो हर एक समुदाय को दूसरे समुदाय से, एक धर्म को दूसरे धर्म के लोगों से
एक भाषा को दूसरे भाषा के लोगों से लगातार अंग्रेज लड़ाने की कोशिश करते थे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, तो उसके खिलाफ हमें हिंदू मुस्लिम एकता, भाषाई आधार पे एकता, सांस्कृतिक एकता, धार्मिक सहिष्णुता, ये सबको बहुत मजबूत करके चलना पड़ेगा। और अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच की खाई को पाटने के लिए अछूआछूत का निवारण करना पड़ेगा, अनटचबिलिटी का रिमूवल करना होगा, अस्पृश्यता का समाप्त करना, सामाजिक उत्थान, जिसके लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जैसे बड़े और महान नेता लगातार प्रयासरत थे। महात्मा गांधी स्वयं भी प्रयासरत थे। और इधर के विदेशी कपड़ों का होलिका दहन किया जाएगा, नहीं खरीदेंगे, बायकॉट करेंगे, शराब का बहिष्कार कर देंगे, क्योंकि शराब हमारे सोचने समझने की शक्ति को छीन कर देता है। ठीक है, तो गांधी जी और गांधी जी के पहले भी जब हमारे राजनेता, राष्ट्रीय आंदोलन के नेता संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति का पालन कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जब दो जन आंदोलन के बीच में गैप हो तो उस गैप के पीरियड में इतने सारे रचनात्मक कार्य करिए, कंस्ट्रक्टिव वर्क्स करिए। तो ये हम सब कुछ देख रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद भारत में राष्ट्रीयता का धीरे धीरे विकास प्रारंभ हो चुका था। और 1857 के विद्रोह में भी यद्यपि कि राष्ट्रीयता का स्तर कम था, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि शून्य था। और राष्ट्रीय आंदोलन का, राष्ट्रीयता का बीज, राष्ट्रवाद का बीज तो लग ही रहा था ना, और वो बीज धीरे धीरे करके फूट रहा था, प्रस्फुटित हो रहा था, जर्मिनेट हो रहा था, और वो धीरे धीरे अब राष्ट्रवाद का बीज एक पौधा, और पौधे से पेड़ बनेगा, और जब पेड़ में फल लगेंगे तो हम कहेंगे कि देश आजाद हो गया। तो राष्ट्रीयता का बीज लगाना, उसके लिए उपयुक्त दशाएं तैयार करना, ताकि राष्ट्रीयता का बीज जन्म ले, जर्मिनेट हो, अंकुरण हो, वो नरमपंथी चरण। जब वो अंकुरण, छोटा पौधा पेड़ बनाना है हमें, तो उसको सुरक्षित करना पड़ेगा, तो उस पेड़ को बनाने वाला चरण गर्मपंथी चरण। और जब उसमें फल लगे और फल तोड़ के देश आजाद होगा, यानी कि वो गांधीवादी, तृतीय एवं अंतिम गांधीवादी चरण। ठीक है, तो जब भी जन आंदोलन नहीं चल रहा है तो दो जन आंदोलनों के बीच में हमें हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहना है, बल्कि विशेष तौर पे नेतृत्वकर्ताओं के लिए यह है कि नेतृत्वकर्ता क्या करे कि बैठे ना रहे, और नेतृत्वकर्ता लोग लगातार काम करते रहे, बल्कि रचनात्मक कार्य करें। ठीक है, रचनात्मक कार्य करें। और अहिंसा और सत्याग्रह पे जोर, अहिंसा और सत्याग्रह पे जोर महात्मा गांधी ने विशेष तौर पे दिया, क्योंकि देखिए महात्मा गांधी के लिए अहिंसा, महात्मा गांधी के लिए अहिंसा रणनीति का मुद्दा नहीं है संघर्ष का, ये रणनीति का मुद्दा नहीं था। रणनीति का मुद्दा ना होकर के महात्मा गांधी के लिए अहिंसा सिद्धांतों का मुद्दा था, मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स। मैटर तो फॉर महात्मा गांधी नॉन वायलेंस वॉज नॉट अ मैटर ऑफ स्ट्रेटेजी, इट वॉज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो मैटर ऑफ प्रिंसिपल, महात्मा गांधी के लिए नॉन वायलेंस मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स है, मैटर ऑफ प्रिंसिपल। बाकी सिद्धांत, बाकी कई नेता ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए अहिंसा सिद्धांत नहीं है, रणनीति है, और रणनीति में बदलाव लाया जा सकता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस 1939 तक अहिंसात्मक गतिविधियां, और 1940 से जब तक संभवतः हम ठीक से नहीं जानते हैं उनकी मृत्यु कैसे हुई, तब तक के लिए जब उन्होंने आजाद हिंद फौज और फिर आजाद हिंद फौज में उनके द्वारा निभाई गई सशक्त भूमिका, तब तक सुभाष चंद्र बोस ने दूसरी रणनीति का पालन किया। वो युद्ध के द्वारा देश को आजाद कराने का प्रयास कर रहे थे, अपने मदरलैंड को, अपनी मातृभूमि को आजाद करने का प्रयास कर रहे थे। तो सुभाष चंद्र बोस के लिए अहिंसा रणनीति का मुद्दा था, लेकिन महात्मा गांधी किसी भी कीमत पे अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। तो गांधी जी के लिए अहिंसा
सिद्धांत का मुद्दा था और कई अन्य नेताओं के लिए अहिंसा रणनीति का मुद्दा था। और अहिंसा क्या करती है, अहिंसा का बेनिफिट ये होता है, इसका ये मत है कि अहिंसा का मतलब ये नहीं होता है कि जो लोग दूसरे रास्ते से चल रहे थे वो गलत थे। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हाँ मेरा ये रास्ता, देखिए महात्मा गांधी का अपना रास्ता है, भगत सिंह का अपना रास्ता है, हम दोनों लोगों के रास्तों को तुलना नहीं कर रहे हैं, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल तो एक है ना, मंजिल एक है, रास्ते भले अलग हो लेकिन मंजिल एक है, और वो मंजिल है देश को आजाद कराना। तो यहां मामला गलत सही का नहीं है, गांधी जी अपनी जगह सही है और भगत सिंह अपनी जगह सही है, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, ये सारे लोग हमारे क्रांतिकारी, जिनमें से कई सारे लोग शहीद हुए मातृभूमि के लिए, हमारे और आपके लिए, वो अपनी जगह सही है। और गांधी जी का अहिंसा का रास्ता अपनी जगह सही है। तो इसमें अननेसेसरी बिना बात के तुलना करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। भाई दुनिया में कई देश कुछ हिंसात्मक तरीके से आजादी प्राप्त किए हैं, कुछ अहिंसात्मक तरीके से आजादी प्राप्त किए हैं। हमारे यहाँ दोनों दिख रहा है हमें कि कई लोग दूसरे तरीके से रास्ता, एक हिंसात्मक मार्ग अपना रहे हैं, कुछ लोग अहिंसात्मक मार्ग अपना रहे हैं, लेकिन अंततः देश को आजाद ही तो कराना था। तो अहिंसा से क्या होता है कि जनमानस की भागीदारी अधिक सुनिश्चित होती है। मतलब अहिंसात्मक जन आंदोलन होता है ना, तो लोगों की भागीदारी बढ़ जाती है, ये ऑब्वियस है। और अहिंसा से क्या होता है कि जान माल का नुकसान भी कम से कम होगा, क्योंकि अगर हिंसात्मक रास्ते पे गए तो अंग्रेज क्या ना, वो देखते ही गोली मार देंगे, पकड़ लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, एफआईआर कर देंगे, फिर फांसी दे देंगे। तो उससे जान माल का नुकसान बहुत होगा, कई लोग शहीद हो जाएंगे। तो अहिंसा से नैतिक आंतरिक बल मिलता है, नैतिक शक्ति मिलती है, और हिंसक आंदोलनों की तुलना में अहिंसात्मक आंदोलनों के सफलता की संभावना कहीं अधिक होती है। दुनिया में जितने भी आंदोलन हुए हैं, राष्ट्रीय आंदोलन देश को आजादी दिलाने के लिए, उन सब का एक स्टडी किया, एक इतिहासकार ने काउंट करके बताया है कि जो हिंसात्मक गतिविधियों के द्वारा आजादी मिली है उसके सफलता की दर लगभग 23% है, और जो अहिंसात्मक आंदोलनों से आजादी मिली है उसमें सफलता की दर 50% से भी अधिक है। ठीक है, तो हिंसात्मक आंदोलनों की तुलना में सफलता की संभावना, अहिंसा में सफलता की संभावना ज्यादा है। और इसके अलावा देखिए कि हम अगर हम ये सोचते भी कि हम हिंसात्मक आंदोलनों के माध्यम से देश को आजाद कराएं, तो हम करते क्या? हमारे पास कौन सी बंदूकें बची थी, हमारे पास कौन से तलवारें बची थी? हमारे पास कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि 1878 का जो आर्म्स एक्ट लाया गया था, शस्त्र अधिनियम लाया गया था, वायसरॉय लिटन के टाइम पे, लॉर्ड लिटन के टाइम पे, यहां पे लॉर्ड कहने का मतलब भगवान नहीं है, लॉर्ड का मतलब लैंडलॉर्ड से, भूस्वामी से, तो ये इंग्लैंड का भूस्वामी था लॉर्ड लिटन। तो लिटन ने 1878 में आर्म्स एक्ट पास किया था, शस्त्र अधिनियम पास किया था, और शस्त्र अधिनियम पास कर सभी भारतीयों से जितने भी अस्त्र शस्त्र थे वो सब छीन लिए गए थे। तो हम शस्त्र विहीन थे, और अगर हम शस्त्र विहीन हैं तो हम शस्त्र पे आधारित आंदोलन करेंगे कैसे? और दूसरा ये आप सोच रहे हो अगर कि बंदूकें खरीद लेंगे तो कहां से खरीद लेंगे? पैसा कहां है हमारे पास? खाने का तो पैसा बच नहीं रहा है किसानों के पास, पूरी किसान बर्बाद है, तमाम मजदूर बर्बाद हैं, सब तो बर्बाद हो रहे थे, बुरी तरीके से हमारी बर्बादी चल रही थी। तो कुछ माउजर पिस्टल खरीदने के लिए माउजर पिस्टल खरीदने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी समेत 6 और क्रांतिकारियों ने एक रेलवे ट्रेन रोकी थी। लखनऊ के पास एक जगह पड़ता है काकोरी, मलिहाबाद, काकोरी, और काकोरी में 8 डाउन ट्रेन का चेन पुलिंग करके रोका गया, और रेलवे का जो ऑफिशियल नकदी था, कैश था, उस नकदी को लिया गया, लूटा नहीं गया, नकदी हमारा ही था, नकदी का पोजीशन किया गया ताकि जर्मन माउजर पिस्टल खरीदा जा सके, कोल्ट रिवॉल्वर खरीदा जा सके। इतना भी पैसा नहीं था, तो कहां से शस्त्र वाले आंदोलन करते, कहां से हम हिंसात्मक आंदोलन करते? और उसमें भी क्या हुआ कि सरकार का इतना तेज रिस्पांस आया कि वो 10 लोग जल्दी ही पकड़ लिए गए, और उनमें से 4 लोगों को फांसी दे दी गई और मुल्क के लिए शहीद हो गए, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। ये 1925 की बात है। तो सोचिए कैसे हिंसात्मक संघर्षों के द्वारा हम देश को जल्दी आजाद करा पाते या करा पाते। ये बड़ा मुश्किल था, इसलिए भी
हमारे पास ये ज्यादा बड़ा विकल्प था कि हम अहिंसात्मक रास्ते पे चल करके देश को आजाद कराने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे पास विकल्प ही नहीं था शस्त्र अस्त्र के द्वारा देश को आजाद करने का, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं था। और फिर इससे ये भी होगा फायदा कि हम अंग्रेज बोलेंगे कि अंग्रेज हमें मार ही नहीं पाएंगे, अहिंसा मार देते थे, वैसे मार पीट देते थे, लाठी चार्ज कर देते थे, लेकिन हम देखिए खाली हाथ है, हम खाली हाथ में लाठियां खा रहे हैं, तो हम पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि देखो अंग्रेज लोग हमें लाठियां मार रहे हैं और हम तो निहत्थे लोग हैं, हमने कोई कुछ किया भी नहीं है, और पूरी दुनिया में इससे अंग्रेजों की बदनामी होगी, थू होगी कि बड़े घटिया लोग हैं यार, बताओ निहत्थे लोगों को मार रहे हैं, निहत्थे बूढ़े लोगों को, बच्चों को, औरतों को मार दे रहे हैं, तो असभ्य जंगली बर्बर कौन? तो पूरी दुनिया बोलेगी असभ्य जंगली बर्बर अंग्रेज, इंडियन थोड़ी असभ्य जंगली बर्बर है, अंग्रेज लोग हैं, क्योंकि तो निहत्थे लोगों को मार दे रहे हैं। तो अहिंसा से एक ये भी बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, लेकिन रास्ते दोनों हैं। और फिर हम नरमपंथी राजनीति पे आ जाते हैं। नरमपंथी राजनीति उपनिवेशवाद की आर्थिक मीमांसा, औपनिवेशिक तंत्र की आर्थिक मीमांसा, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। और इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? इसकी शुरुआत हुई है कि माई बाप इमेज कैसे अंग्रेजों का तोड़ना है, वो पहला काम किया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, और उनकी किताब, और वो ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो उन्होंने थ्योरी दिया, उनकी किताब थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो नरमपंथी राजनीति मुख्य रूप से जो प्रारंभ हो रही है, हम इसे लेते हैं 1885, और 1885 से हम इसे ले रहे हैं 1905। तो हम ऐसा क्यों ले रहे हैं कि 1885 से नरमपंथी राजनीति या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। 1885 को एक लैंडमार्क ईयर मानते हैं हम, तो इसे हम लैंडमार्क ईयर क्यों माने? क्या ऐसा हो गया, क्या मोड़ आ गया कि इसे लैंडमार्क ईयर मान के बोल रहे हैं कि 1885 से यह माना जा सकता है, हालांकि कोई ऐसा नियम नहीं है, माना जा सकता है कि 1885 से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि 1885 में ही एक पार्टी बनी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। और इस पार्टी, भाई तो पार्टी बनी तो क्या खास हो गया, इसके पहले भी तो पार्टीज हैं, इसके पहले भी पार्टीज हैं, इसके पहले है पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, कई सारे राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो इसके पहले भी तो हमारे पास राजनीतिक दल है, तो जब पहले राजनीतिक दल चल ही रहे हैं, तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का लगभग इसी समय प्रारंभ होता है, क्योंकि इस राजनीतिक दल की स्थापना जो हुई थी वो ऑल इंडिया लेवल पर हुई थी, ये ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी थी, और इसके पहले जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो रीजनल यानी कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल थे। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन क्षेत्रीय राजनीतिक दल था, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, ये सब राजनीतिक दल अवश्य थे, लेकिन वो क्षेत्रीय राजनीतिक दल थे, और वो क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते थे, क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। वो भारतीय, पूरे भारत के भारतीयों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, यही फर्क है। तो जो रीजनल पार्टीज थी ना, उन क्षेत्रीय हित, वो क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। तो इस कांग्रेस में ऐसा क्या खास हो गया, ये भारतीयों, समस्त भारतीयों के राजनैतिक हितों का प्रतिनिधित्व, समस्त भारतीयों के राजनीतिक हितों का प्रतिनिधित्व करने जा रही थी ये पॉलिटिकल पार्टी। इसीलिए 1885 को टर्निंग पॉइंट माना जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट का। तो फिर 1857 का जो महाविद्रोह हुआ वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 1857 के महाविद्रोह के पश्चात जो अगला बड़ा मोड़ आया, अगला टर्निंग पॉइंट आया,
वो 1885 में आया। तो 1885 में ऐसा क्या हो गया कि हम उसे कह रहे हैं कि इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है, यहां पर एक मोड़ आया और मैं उत्ते गड्डी छोड़ आया। गड्डी नहीं छोड़ना है, गड्डी लेकर के आगे बढ़ना है। तो गड्डी चलिए आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी ये बनी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहां से क्या कुछ बदल रहा था, क्योंकि ये बदला कि ये पार्टी अब समस्त भारतीयों के राजनीतिक हितों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, न कि क्षेत्रीय हितों या क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व, न कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। यही इसमें फर्क है। तो बाकी के जो पहले वाले राजनीतिक दल हैं 1857 के बाद से और 1885 के बीच के पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, वो सब क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटिंग रीजनल एस्पायरेशंस, रीजनल इंटरेस्ट। While on the other hand, Indian National Congress was an all India political party which was going to represent political aspirations of all the Indians. And this is the main difference. यही मुख्य अंतर है उन दलों में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। और मजेदार बात यह है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, तो इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था ही नहीं, इसका नाम था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। और हम दादा भाई नौरोजी ने सलाह दिया कि इसका नाम बदल देते हैं और इसका नाम बदल करके कर देते हैं इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बिकम्स इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बिकम्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो वो दादा भाई नौरोजी का दिया हुआ नाम है कि इसको कर दीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस इंस्टेड ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्योंकि दादा भाई नौरोजी अमेरिका से बहुत प्रभावित थे, अमेरिका के राजनीतिक तंत्र से बहुत प्रभावित थे और अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहा जाता। कांग्रेस, और कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का हुजूम, लोगों का एकत्रित होना। ढेर सारे लोग एक जगह पे जब एकत्रित होते हैं उसे कांग्रेस कहते हैं, कांग्रीगेशन, कांग्रेस। okay? तो 1885 से 1905 तक ये चरण कहलाएगा नरमपंथी चरण। क्यों कहलाएगा नरमपंथी चरण? क्योंकि इस चरण में हम अपनी आवाज को ज्यादा बुलंद तरीके से नहीं उठा सकते थे अंग्रेजों के सामने। अगर हम 1885 में कहते अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजी राज मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेज बहुत मारते, इतना मार पीट देते कि वही राष्ट्रीय आंदोलन अपने प्रारंभिक चरण में ही दम तोड़ देता। तो सबसे बड़ी चुनौती यह है कि राष्ट्रीय आंदोलन को, उस जो शिशु है, अभी बालक है, शैशवावस्था में है, उस राष्ट्रीय आंदोलन को बचाना है अंग्रेजों के प्रहार से। क्योंकि अगर शुरुआती चरण में अंग्रेजों ने प्रहार कर दिया तो सारा मामला हाथ से निकल जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है ना? तो यह काम करना था कि भैया रुक जाओ। तो शुरुआती चरण में है हम, तो शुरुआती चरण में हमें अपनी आवाज को थोड़ा धीमा रखना होगा, बड़ा सोच समझ के फूंक फूंक कर एक एक कदम बढ़ाना होगा कि अंग्रेज कहीं ऐसा ना हो कि अटैक कर दे, प्रहार कर दे और पता चला हम शुरुआती दौर में ही दम तोड़ गए, ले उलट गए। तो वो नहीं होना देना है। तो इसीलिए ये लोग बड़े सावधानी से कदम बढ़ाते थे कि अंग्रेजों की पोल पट्टी भी खोल दी जाए, बखिया भी उधेड़ के रख दिया जाए और राष्ट्रीय आंदोलन को भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया जाए। तो यही लोग कहते थे, ये लोग, माई बाप स्वराज मिलेगा क्या? माई बाप, वो जमींदार लोग ना किसानों से किराया बहुत वसूल करते हैं, माई बाप थोड़ा किराया कम हो जाएगा क्या? माई बाप वो हमारे उद्योग धंधे बर्बाद हो गए हैं, वो क्या उनका फिर से रिवाइवल हो सकता है क्या? माई बाप थोड़ा सा कच्चे माल की आपूर्ति हमारे कारीगरों को भी सुनिश्चित करा देते। माई बाप ये, माई बाप वो। तो ये बेचारे माई बाप करके हाथ पैर जोड़ करके राजनीतिक रूप से, जैसे पता है भिक्षा मांगना, इसको पॉलिटिकल मेंडिकेंसी बोलते हैं, राजनीतिक भिक्षावृत्ति, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी। तो पॉलिटिकल मेंडिकेंसी करना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि अगर ये शुरुआती चरण में उग्र रूप धारण करते और गर्म रूप धारण करते तो अंग्रेज निश्चित तौर पे तगड़ा प्रहार करते, और इतना तगड़ा प्रहार करते कि हम पहले ही चरण में दम तोड़ देते। तो और इसी वजह से बड़े सोच समझ करके
ये सब रणनीति बनाई जाती थी और इसका विकास किया जाता था। तो शुरुआत हो रही है दादा भाई नौरोजी से, और जिन्होंने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल में दिया, और इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया। और जब इन्होंने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया, जिसे अभी हमने डिस्कस भी किया, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, तो हम इसमें यह भी देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिए गए धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को बाकी लोगों ने भी अपनाया। अब वो चाहे आगे चल के जो भी हो, चाहे वो गरमपंथी हो, चाहे गांधीवादी हो, चाहे स्वराज पार्टी के लोग हो, चाहे भगत सिंह सुखदेव राजगुरु हो, या समाजवादी हो, या मार्क्सवादी हो, हर एक धारा ने और विचारधारा ने दादा भाई नौरोजी के धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को अपनाया और आगे बढ़ाया। तो इन्हीं के दादा भाई के पद चिन्हों पर चलते हुए अन्य राष्ट्रवादी नरमपंथी नेताओं ने भी, या इवन आगे चल के गरमपंथी नेताओं ने भी सदा सक्रिय रहे अंग्रेजों की बखिया उधेड़ने में। तो फिर उनके पद चिन्हों पे चलते हुए एमजी रानाडे, जीवी जोशी और अन्य लोगों ने इस को आगे बढ़ाया, क्या ना। तो एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, जस्टिस रानाडे, रिटायर्ड जस्टिस रानाडे, जीवी जोशी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, गोपाल सुब्रमण्यम अय्यर, रोमेश चंद्र दत्ता आदि ने भी भारत में ब्रिटिश राज के वास्तविक चरित्र को उजागर करना प्रारंभ किया। और रोमेश चंद्र दत्ता ने तो एक पूरी किताब ही लिख डाली, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इन्होंने अपनी टेक्स्ट बुक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में बताया कि अगर भारत आज गरीब हुआ है, जो कि कभी गोल्डन स्पैरो हुआ करता था, सोने की चिड़िया हुआ करता था, अगर भारत आज गरीब हुआ, जो कि हुआ है, अगर भारत आज गरीब हुआ है, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां ही जिम्मेदार हैं। और अंग्रेज हमें क्या बेवकूफ बनाते थे कि तुम लोग इसलिए गरीब हुए हो कि तुम लोग त्योहारों पे बहुत पैसा खर्चा कर देते हो, तुम लोग शादी ब्याह में बहुत पैसा खर्चा करते हो। सरासर झूठ, सफेद झूठ। त्योहारों में पैसा खर्च करना, शादी ब्याह में पैसा खर्च करना, ये अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है, ये इकोनॉमी में ग्रीजिंग का काम करता है, ये लुब्रिकेंट का काम करता है, और ये अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित रखता है। झूठ था, गलत था। हाँ, ये सही है कि हम लोग तीज त्योहारों पे पैसा निकालते हैं, ब्याह शादी ब्याह पे पैसा निकालते हैं, लेकिन वो पैसा हमारे पॉकेट से निकल के हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रीजिंग का काम करता है और हमें मजबूती प्रदान करता है, हमें कमजोर नहीं करता है। लेकिन अंग्रेज उल्टा बता रहे थे, पट्टी पढ़ा रहे थे हमें। तो इन्होंने बोला कि अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो उन्होंने कि नहीं, गलत है। अंग्रेजी राज, अगर अंग्रेज कह रहे कि तुम लोग इसलिए गरीब होगा, नहीं नहीं अंग्रेज, हम लोग इसलिए गरीब नहीं है, हम लोग इसलिए गरीब हैं कि तुम लोगों ने हमारा खून चूस रखा है और हमारा बोरिया बोरिया भर करके हमारा पैसा लिए जा रहे हो, ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे हो। तो इन्होंने साफ कहा कि अगर भारत आज गरीब हुआ है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां ही जिम्मेदार हैं और कुछ भी नहीं है। और दादा भाई नौरोजी तो यह भी कहा कि यार, शिकारी भी कभी शिकार करता है ना, अगर बाज भी चिड़िया पर झपट्टा मारता है तो पीठ पे झपट्टा मारता है, कोई पेट पे लात नहीं मारता है। और अंग्रेज तो इस कदर घटिया गए गुजरे लोग हैं कि इन्होंने तो भारतीयों के पेट पे लात मार दिया, खाना, अन्न का निवाला छीन लिया है, अन्न का दाना नहीं मिल रहा है, और लाखों लाख लोग एक एक बार के अकाल में मर जा रहे हैं। इस कदर घटिया शासन प्रणाली है ये। तो इन्होंने बखिया उधेड़ के रख दिया, और फिर इनकी नीतियों को इन लोगों ने, दादा भाई की नीतियों को इन लोगों ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को आगे बढ़ाने का काम किया। अब देखिए, 1885 में कांग्रेस बनी और 1885 तक आते आते ये लगने लगा था कि हमें अखिल भारतीय स्तर पे एक राजनीतिक दल की आवश्यकता है। 1885 तक लगने लगा था कि अखिल भारतीय स्तर पे हमें एक राजनीतिक दल चाहिए होगा, क्योंकि इसके जो पहले वाले राजनीतिक दल है, पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, ये सब क्षेत्रीय दल थे और ये क्षेत्रीय और सामुदायिक हितों का प्रतिनिधित्व करते थे, न कि अखिल भारतीय स्तर पे समस्त भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो नीड ऑफ द टाइम वाज टू एस्टैब्लिश अ पॉलिटिकल पार्टी ऑन ऑल इंडिया बेसिस। अखिल भारतीय स्तर पे समय की मांग यह थी कि अखिल भारतीय स्तर पे एक राजनीतिक दल का गठन किया जाए, लेकिन अंग्रेज बहुत दुष्ट कुटिल थे। अंग्रेज भारतीयों को अखिल भारतीय स्तर के राजनीतिक दल बनाने ही नहीं देंगे। तो हमें चाहिए होगा एक ऐसा नाम जिसके नाम पर
ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी बन जाए। और तब इसीलिए फिर इंडियंस ने एक साथ लिया अंग्रेज का जो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था, एलन ऑक्टावियन ह्यूम, ए ओ ह्यूम। तो ह्यूम के नाम पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन करना पड़ा, क्योंकि अंग्रेज इंडियंस के नाम पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का या अखिल भारतीय स्तर के किसी राजनीतिक दल का गठन करने ही नहीं देते। तो यहीं से एक बात फैल गई, रूमर फैल गया कि कांग्रेस की स्थापना तो एओ ह्यूम ने करी, तो इसलिए यह सरकार के दिमाग की उपज है कि सरकार ने कांग्रेस को बनवाया है। यह बात बिल्कुल झूठ है, सरासर गलत थी। सरकार ने नहीं बनवाया था। लेकिन देखिए कैसे कैसे समझ में आ रही ये बातें कि कांग्रेस की स्थापना कोई इंडियन कर ही नहीं सकता था। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात गोपाल कृष्ण गोखले जैसे एक बड़े महान नरमपंथी नेता ने कहा 1913 में, कि उन्होंने कहा कि अगर कोई भारतीय चाहता कि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे अखिल भारतीय किसी दल का गठन कर सकता था, तो वो नहीं कर सकता था, क्योंकि अंग्रेज करने ही नहीं देते। देखिए उन्होंने कहा, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1913 में कहा था कि कोई भी भारतीय कांग्रेस को शुरू कर ही नहीं सकता था, और क्योंकि अधिकारी भारतीय आंदोलन को अस्तित्व में नहीं आने देते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मदद लेनी पड़ेगी किसी अंग्रेज की। तो फिर मदद दिया किसने, ए ओ ह्यूम ने, एलन ऑक्टावियन ह्यूम ने मदद दिया। तो सवाल यहां पे यह उठता है कि फिर ए ओ ह्यूम ने भारतीयों की मदद क्यों की, वो तो अंग्रेज था और अंग्रेज अधिकारी थे, रिटायर हो चुके थे। तो इसका यह जवाब होता है कि ए ओ ह्यूम जो थे, उनके मन में भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव था। वो भारतीय संस्कृति को पसंद करते थे, भारतीय साहित्य पढ़ते थे, और खास तौर पे भारतीय जो गुह्य विद्या है, मिस्टिक फिलॉसफी है, आत्मा परमात्मा संबंधी जहां विचार दिए हुए, ब्रह्म संबंधी विचार दिए हुए उपनिषद, तो वे उपनिषदों में बहुत ज्यादा रुचि रखते थे और वो अच्छा खासा स्टडी रखते थे इंडियन कल्चर का, इंडियन लिटरेचर और रिलीजन्स का। तो ह्यूम के मन में भारतीयों के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर था, नरम भाव था, और वो ये भी सोच रहे थे कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पे मिडिल क्लास, जो शिक्षित मध्यम वर्गीय भारतीय है, ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है और सरकार के नुमाइंदे हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर के आपस में नेगोशिएट कर सके, बातचीत कर सके। तो ह्यूम जेन्युइनली वांटेड टू प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म, कि एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म हो जहां पर गवर्नमेंट और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास इंडियंस थे वो आपस में बातचीत कर सकते, नेगोशिएट कर सकते थे। तो ये मूल कारण है। लेकिन कांग्रेस की स्थापना का एक मिथक क्रिएट हो जाता है, मिथ ऑफ द कांग्रेस, कि कांग्रेस की स्थापना का मिथ ऑफ फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस, कि कांग्रेस की स्थापना गवर्नमेंट के दिमाग की उपज थी, सरकार के दिमाग की उपज थी। कि तो इसके लिए बोला जाता है कि कांग्रेस की स्थापना एक सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के द्वारा की गई थी, ना किसी भारतीय के द्वारा। अब भाई लेकिन भारतीय को शुरू ही नहीं करने देंगे अंग्रेज। और कांग्रेस की शुरुआत वायसरॉय डफरिन ने, इसका तो नाम में डफर लगा हुआ है, वायसरॉय डफरिन ने ए ओ ह्यूम की मदद से की थी। तो ये मिथ है, ये झूठ है कि कांग्रेस की स्थापना वायसरॉय डफरिन ने एलन ऑक्टावियन ह्यूम को बोल करके करवाया था कि क्या इंडियंस के मन में क्या चल रहा है, क्या उमड़ घुमड़ रहा है, वो पता कर लिया जाए। और वो जो इंडियंस के मन में प्रेशर भर रहा होगा, वो प्रेशर सेफ्टी वॉल्व, प्रेशर कुकर के सेफ्टी वॉल्व, प्रेशर कुकर होता ना, तो प्रेशर कुकर में जब बहुत भाप भर जाता है और सीटी नहीं निकलता, सीटी से भाप नहीं निकलता, तो सीटी के ढक्कन के पास में एक गोल सा सेफ्टी वॉल्व होता है, वो फट जाता है और कुकर नहीं फटता है, तो सेफ्टी वॉल्व फटता है और वो भाप सू करके पूरा निकल जाता है। तो उसी तरह से कि इंडियंस के मन में जो उमड़ घुमड़ रहा होगा, बन रहा होगा भाप, वो गुस्सा, वो कांग्रेस के मंच पे आकर के निकल जाएगा और कोई 1857 के जितना बड़ा विद्रोह नहीं हो पाएगा
किसी भी बड़े विद्रोह की संभावना को शून्य कर दिया जाएगा, नकार दिया जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों की हालत पस्त हो गई थी 1857 के विद्रोह में। और अंग्रेज अब ये नहीं चाहते थे कि कोई भी इतना बड़ा स्तर का या किसी भी प्रकार का विद्रोह हो। तो लिहाजा वायसरॉय डफरिन ने ह्यूम को बोल करके कांग्रेस बनवाया, जबकि ये सच नहीं है। और इसमें यह भी बोला गया झूठ झूठ कि ह्यूम और वायसरॉय डफरिन की कई राउंड की बैठक हुई और ह्यूम ने जेम्स कॉल्ड, लॉर्ड रिपन और जॉन ब्राइट जैसे कुछ लोगों के साथ मिलकर के लॉबिंग किया था कि कांग्रेस बनवाया जा सके, ठीक है ना। तो ह्यूम को विलियम वेडरबर्न, जॉर्ज यूल, जॉन जार्डिन जैसे अंग्रेजों का समर्थन मिला हुआ था। इसी वजह से ह्यूम ने कांग्रेस बना लिया डफरिन के बोलने पे। लेकिन हम ये जान रहे हैं कि ये मिथक है और लिखा हुआ मिथक, तो वास्तविकता इससे उलट है, वास्तविकता अलग है। तो गोपाल कृष्ण गोखले स्पष्ट रूप से 1913 में कह रहे हैं कि ये जो सेफ्टी वॉल्व का थ्योरी बनाया गया है कांग्रेस को लेकर के, ये सरासर झूठ है। हाँ, ये सच है कि ह्यूम ने हमारी मदद की थी, लेकिन ये झूठ है कि सेफ्टी वॉल्व के तौर पे डफरिन ने ह्यूम के साथ मिलकर के बनाया था। क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले जी कह रहे हैं कि इतने बड़े राजनीतिक, अखिल भारतीय स्तर के राजनीतिक दल की स्थापना अंग्रेजी सरकार किसी भी इंडियन को करने ही नहीं देती। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक दिन में कोई घटने वाली घटना नहीं थी या कोई छिटपुट घटना नहीं थी। जो 1860 और 1870 के दशक से चीजें चली आ रही थी, उसी का ये चरम परिणाम था कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनती है। क्योंकि 1860 और 1870 के दशक में जो चीजें भारतीय लोग कर रहे थे, कि जैसे 1878 में वर्नाकुलर प्रेस आया था, देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम आया था लॉर्ड लिटन के जमाने में, वॉइसरॉयशिप में, उसके वॉइसरॉयल्टी में। और उसमें यह था कि वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स पे, देशी भाषा समाचार पत्रों का मुंह बंद कर दिया था। वो क्या बोलते, प्रेस पे प्रतिबंध आरोपित किया गया था और बोलने या लिखने ही नहीं दिया जा रहा था कि अच्छा, वर्नाकुलर भाषाओं में आप सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखोगे, कुछ भी हल्का सा भी लग गया कि एंटी गवर्नमेंट है या सरकार के खिलाफ भड़काया जा रहा है, तो आप पे मुकदमा दायर हो जाएगा, आपका पूरा प्रेस जब्त हो जाएगा और आपको सर्टेन मंथ की जेल हो जाएगी। ठीक है, तो हम वहां फिर हमारे नेताओं ने विरोध किया, वर्नाकुलर प्रेस एक गलत है, इसको रिपील करो, इसको हटाओ, इसको हटाओ। काहे को हटाओ? लिटन हटाने जा रहा था, उसने हटाया ही नहीं। फिर उसने शस्त्र अधिनियम लाया, शस्त्र अधिनियम, आर्म्स एक्ट ले आया। समस्त भारतीयों से बंदूकें उंदूकें जो भी थी थोड़ी बहुत, वो सब छीन ली गई। तो फिर इंडियंस ने अपोज किया, फिर कुछ नहीं हुआ, हम फिर हार जा रहे थे। हम जब अपोज करते तब हम हार जाते, फिर हम अपोज करते फिर हम हार जाते। तो फिर 1883 के आसपास लॉर्ड रिपन था वॉइसरॉय, और रिपन अकेला ऐसा वॉइसरॉय था जिसे बहुत से इंडियंस पसंद करते थे, और रिपन परोपकारी रिपन द बेनिवोलेंट कहते थे। और उसने न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत ये एक बिल प्रस्तुत कराया। सीपी इल्बर्ट थे वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एक मेंबर, सीपी इल्बर्ट, उन्होंने इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया कि जो इंडियन मैजिस्ट्रेट्स हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ जो मुकदमे होते हैं, यूरोपियंस के खिलाफ मुकदमे होते हैं, वो इंडियन मैजिस्ट्रेट्स की अदालतों में भी चलाए जा सकेंगे। क्योंकि अभी तक इंडियन मैजिस्ट्रेट्स यूरोपियन का मुकदमा नहीं ले सकते थे, लेकिन रिपन का जो बिल आया, इल्बर्ट बिल, उससे इंडियन मैजिस्ट्रेट्स यूरोपियंस का मुकदमा अपने अदालत में एडमिट कर सकते थे। बड़ा जबरदस्त विरोध हो गया रिपन का, इंडिया से लेकर के इंग्लैंड पूरा हिल गया कि अब ये दिन आ गए हैं कि असभ्य जंगली भारतीय जज ये यूरोपियंस का मुकदमा अपनी अदालतों में लेंगे। रिपन की वाट लग गई बोले तो। और रिपन को, भैया तुमसे ना हो पाएगा, इंडिया नहीं चल पाएगा, तुम वापस आओ। तो अंग्रेजों ने रिपन को इसी मुद्दे पे वापस बुला लिया। तो फिर इंडियंस हार गए, जबकि इंडियंस ने इल्बर्ट बिल का समर्थन किया था कि तो हमारे फेवर में था, और वहां पे फिर हमारी पराजय हो गई। तो हम इल्बर्ट बिल का सपोर्ट करके पराजित हो गए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध करके पराजित हो गए। हम जो भी विरोध करते पराजित हो जाते। तो फिर 1885 तक आते आते इंडियंस को लग गया था कि यार हमारे पराजय का जो मूल कारण है ना, वो ये है कि हमारे पास कोई ऑल इंडिया पार्टी नहीं है, और हम ऑल इंडिया लेवल पे मिलकर नहीं लड़ पा रहे, तो हमें ऑल इंडिया लेवल पे एक पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से फिर वो कांग्रेस की स्थापना का, ऑल इंडिया लेवल पे पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना का प्रयास किया गया था। और फिर जब कांग्रेस बनी 1885 में,
तो इसमें कुल जमा पूंजी 72 सदस्य थे, उसमें भी कुछ अंग्रेज थे जैसे जॉन जार्डिन, विलियम वेडरबर्न और जॉर्ज यूल जैसे अंग्रेज थे, और कुल 72 सदस्य थे। पहली बैठक हुई इसकी दिसंबर 1885 में बंबई के, तभी बॉम्बे बोलते थे, अभी मुंबई हो गया, बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, और उसकी अध्यक्षता किया व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने, जबकि ए.ओ. ह्यूम बने जनरल सेक्रेटरी अर्थात महासचिव, और इस प्रकार से कांग्रेस का कारवां स्थापित होकर के आगे बढ़ जाता है। और फिर यहां से हमारी नरमपंथी राजनीति भी शुरू हो गई कि नरमपंथियों ने अब अपनी मांगे उठाना शुरू कर दिया अंग्रेजों के सामने कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो नरमपंथियों ने जो मांग रखी, देखिए नरमपंथियों की मांगे, तो नरमपंथियों की मांगे ये थी, अगर हम सामाजिक स्तर पे आए और सांस्कृतिक स्तर पे आए, तो नरमपंथी ये चाहते थे कि भाई हमारे समाज में, ठीक है हमारे समाज में बुराइयां हैं, लेकिन हमारे समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार कानून बनाए और कानून बना करके हमारी सामाजिक बुराइयों को दूर करे। तो सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार कानून तो बनाए, ठीक है, भारत का पश्चिमीकरण ना किया जाए बल्कि आधुनिकीकरण किया जाए। तो समाज को आगे बढ़ाने जैसी कुछ अन्य मांगे हमने की। फिर आर्थिक स्थिति को लेकर के फिर हमने अपनी आर्थिक मांगे रखी। आर्थिक मांगों में क्या रखेंगे हम, जो समस्याएं हैं, जहां पर आर्थिक समस्याएं हैं वहीं पे आर्थिक मांग है, वहीं पे आर्थिक समाधान है। तो इसको याद नहीं करना होता है, आप इसको समझिए कि भू राजस्व प्रणाली हमने पढ़ा पिछले लेक्चर्स में, तो वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी वो सब यहां पे डिमांड रखा जाएगा। जैसे लगान की दरें बहुत ज्यादा है भाई, तो लगान की दरें घटाई जाए। जमींदारी बंदोबस्त में, जमींदारी परमानेंट सेटलमेंट में भूमि का जो किराया था वो तो उसका तो कोई अपर लिमिट ही नहीं था, भूमि का किराया के ऊपरी सीमा तय की जाए। कृषि के उत्थान के लिए कृषि में भाई इन्वेस्टमेंट किया जाए, निवेश किया जाए, क्योंकि जमीन लगातार खराब होती जा रही थी, गुणवत्ता लगातार गिरती गई थी और उपज हमेशा घटती गई थी, ठीक है। तो कृषि में निवेश करके कृषि का उत्थान किया जाए। उधर फिर दूसरी तरफ स्वदेशी जो हमारे उद्योग धंधे थे, भारतीय हस्तकरघा जो बर्बाद कर दिया था अंग्रेजों ने, तो भारतीय हस्तकरघा उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। कच्चे माल की उपलब्धता, क्योंकि कच्चा माल तो सब निकल जा रहा था, इंग्लैंड की तरफ चला जा रहा था, तो कच्चे माल की उपलब्धता को सुनिश्चित कराया जाए, ठीक है। तो इस तरह से, या जो अंग्रेज लोग खाद्यान्न बाहर भेज देते थे कि खाद्यान्न बाहर ना भेजा जाए, भारत में रहने दिया जाए, तो हम लगातार अपनी आर्थिक समस्याओं को इनके सामने उठा रहे थे, आर्थिक मांगे। और इसी तरीके से हम आर्थिक मांगों के अलावा जो राजनीतिक मांगे, हमारी राजनीतिक प्रशासनिक मांगे थी कि वायसरॉय के पास बहुत ज्यादा शक्तियां थी, तो वायसरॉय की शक्तियां कम की जाए और फिर वायसरॉय की शक्तियों का विभाजन किया जाए। तो कार्यपालिका व न्यायपालिका और विधायिका का पृथक्करण किया जाए। जो कानून बन रहे थे, कानून बनाने में भारतीयों की जो भागीदारी थी वो लगभग बहुत कम थी, ना के बराबर थी।
तो भारतीयों की भागीदारी कानून बनाने में इसको बढ़ाया जाए, भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाए भाई कानून बनाने में। प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जाए, प्रेस में लिखने ही नहीं देते थे, अरेस्ट कर ले रहे थे, तो प्रेस की स्वतंत्रता की मांग, राजनीतिक अधिकारों की मांग की जा रही थी, तो प्रेस की स्वतंत्रता, राजनीतिक अधिकार, तो या प्रशासन में भारतीयों को, प्रशासन में उच्च पद दिया जाए भारतीयों को, यह डिमांड चल रहा था कि हमें क्या क्लर्क बना बना करके छोड़ दिया था, उच्च पदों पे हमें नियुक्ति नहीं करते थे, तो फिर क्या, तो उच्च पदों पे भारतीयों को नियुक्त किया जाए। ठीक है, तो सामाजिक, आर्थिक एवं तमाम तरह के राजनीतिक मांगे हम लगातार मांग रहे थे अंग्रेजों से, और इन मांगों की पूर्ति के लिए कि कैसे ये मांगे मनवाई जाए, तो मांगों की पूर्ति के लिए रणनीति बनाई गई। तो अब वो रणनीति क्या है, वो आप जानते हैं, 3Ps प्रिंसिपल, 3P का सिद्धांत, कि भाई अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाना, प्रेयर, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना, पिटीशन डालते रहना कि माई बाप जरा ये प्रार्थना पत्र पढ़ लीजिए, माई बाप वो प्रार्थना पत्र पढ़ लीजिए, प्रेयर, पिटीशन, और प्रेस, न्यूज़पेपर्स में जो भी न्यूज़पेपर्स हैं उनमें आर्टिकल्स लिखा जाए, तो प्रेयर, पिटीशन और प्रेस के द्वारा अपनी मांगों को उठाया जाए, जनता के सामने थोड़ा बहुत जो जा सकते जाया जाए और अपनी मांगे रखी जाए। तो ये, और एक तीन, ये 3P प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, ये गिड़गिड़ा रहे हैं, मॉडरेट तरीके से हाथ पैर जोड़ रहे हैं, मजबूरी है, मॉडरेट पॉलिटिक्स है इनका। तो मॉडरेट पॉलिटिक्स जो है ना, नरमपंथी तरीका है, ये हाथ पैर जोड़ना, नरमपंथी राजनीति, और इसी नरमपंथी राजनीति को कहा जा रहा है मॉडरेट पॉलिटिक्स इसको, कि ये पॉलिटिकल मेंडिकेंसी है, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी है, या राजनीतिक भिक्षावृत्ति है, राजनीतिक भिक्षावृत्ति, गिड़गिड़ाना, हाथ पैर जोड़ना, और वो तो मजबूरी था भाई, राष्ट्रीय आंदोलन को निकालना भी था तो बचा करके ना, तो पॉलिटिकल मेंडिकेंसी है। या फिर इनके राजनीति को टी पार्टी पॉलिटिक्स बोला गया, कि ये तो टी पार्टी पॉलिटिक्स है, यानी कि चाय पार्टी की राजनीति, की ये लोग तो इवर एक्टिव रहते नहीं थे, सदा सक्रिय रहते नहीं थे, ये तो साल के 3 दिन निकलते थे और वार्षिक अधिवेशन बुलाते थे, फिर अपना प्रस्ताव पास करते, फिर अपने अपने काम पे लौट जाते थे, तो ये लोग ज्यादा एक्टिव नहीं थे पॉलिटिक्स में, इस वजह से इनकी आलोचना होती है कि टी पार्टी पॉलिटिक्स है इनकी, या फिर पॉलिटिकल मेंडिकेंसी के, या फिर कांग्रेस के अधिवेशनों को गरमपंथी नेता आलोचना करते थे, तो बोलते थे 3 days शो, ये 3 दिन का तमाशा लोग करते हैं, और वर्ष के 3 दिन आते हैं और तमाशा करते हैं, राष्ट्रीय अधिवेशन, ये वार्षिक अधिवेशन बुलाते हैं, फिर अपने अपने काम धंधे पे लौट जाते हैं, ये लोग एक्टिव पॉलिटिशियंस नहीं है। तो जो भी था, आलोचना तो हुई इन लोगों की, लेकिन जो भी है कि मांगों की पूर्ति के लिए अपनाई गई इस प्रकार की रणनीति है। तो और ये भी था कि देखिए, मॉडरेट लोग का क्या था ना, कि मॉडरेट अंग्रेजों के प्रति थोड़ा सकारात्मक रवैया रखते थे, खास तौर से 2 चीजों के लिए, राजनीतिक और सामाजिक हितों के लिए। ये अंग्रेजों का साथ लेते थे कि चलो इनके साथ रह के इसी बहाने हमारे थोड़े राजनीतिक हित सज जाएंगे, हमारे थोड़े सामाजिक हित सज जाएंगे। तो फॉर पॉलिटिकल रीजंस एंड फॉर सोशियो कल्चरल रीजंस, our moderate leaders, they sided with the British, they took the help of the British। लेकिन आर्थिक कारणों से ना हमारे मॉडरेट नेता अंग्रेजों के साथ नहीं थे, आर्थिक कारणों से तो ये लोग अंग्रेजों की बखिया उधेड़ करके रख देते थे। तो इकोनॉमिक रीजंस पे ये बहुत क्रिटिकल है, आलोचनात्मक रवैया है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक कारणों से इनका अंग्रेजी राज के प्रति रवैया थोड़ा सकारात्मक है, आर्थिक कारणों से नकारात्मक है। तो चूंकि सकारात्मक रवैया रख रहे हैं इसलिए इनकी आलोचना हो जा रही है, लेकिन इनकी भी तो मजबूरी को समझा जाना चाहिए ना, कि ये फॉर्मेटिव स्टेज था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभिक चरण था, और प्रारंभिक चरण में किसी भी प्रकार का उग्र
भाव ये खतरनाक हो सकता था, हमारे लिए अति हानिकारक हो सकता था। ठीक है, तो अब इन लोगों ने अपनी जो भी रणनीति थी, जिस भी तरीके, जितना भी इन्हें समझ में आए, इन्होंने अपना किया और फिर इन्होंने देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए बड़ा योगदान भी दिया। और इनके प्रति हम एक चीज और देखेंगे कि इनके प्रति सरकार का रवैया कैसा था। तो नरमपंथियों व कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का एटीट्यूड क्या था, रवैया क्या था। ठीक है ना, नरमपंथियों और कांग्रेस के प्रति अंग्रेजी सरकार का रवैया। तो हमें अभी तक इनका रवैया पड़ा, अंग्रेजों के दिमाग में क्या चल रहा था। तो अंग्रेजों के दिमाग में यह चल रहा था ना कि उन्होंने, देखिए इसको हम लोग दो चरण में समझ सकते हैं। अगर हम लोग इसको दो चरणों में बांट लें, तो प्रथम चरण अगर हम लोग ले लें, तो ये हम लोग ले लेते हैं कांग्रेस की स्थापना से लेकर के स्वदेशी आंदोलन, नहीं, शुरुआती 2-3 साल ले लेते हैं, 1885 से 1888, तो बहुत आगे चले गए हम लोग। 1885 से 1888 प्रथम 2-3 वर्ष ले लेते हैं। तो हम ये देखेंगे कि पहले 2-3 वर्षों में जो सरकार का रवैया है नरमपंथियों और कांग्रेस के प्रति, क्योंकि अभी तो इस चरण में क्या है ना कि कांग्रेस बनी ही अभी, और मैंने अभी हमने डिस्कस किया कि पहले अधिवेशन में मात्र 72 लोग थे, जिसमें कि 3 तो अंग्रेजवे थे। तो अभी कांग्रेस की सदस्य संख्या बहुत थोड़ी है और कांग्रेस बहुत कमजोर पॉलिटिकल पार्टी, तो अंग्रेजों को इससे रत्ती भर भी खतरा महसूस नहीं हो रहा था। तो प्रथम चरण में इनके प्रति सरकार का जो रवैया था ना, तो सरकार का एटीट्यूड या रवैया, या तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव है या फिर सरकार न्यूट्रल है, उदासीन है, लेकिन दुश्मनी उश्मनी वाला भाव अभी नहीं है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि 1886 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो बुलाया गया था, वो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वो कलकत्ता में बुलाया गया, और वायसरॉय भी कलकत्ता में ही रहता था। डफरिन डफरिन ठीक है ना, डफरिन, वायसरॉय डफरिन। तो डफरिन इतना डफर था कि उसने डेलीगेट्स को, सदस्यों को चाय पार्टी पे बुलाया। उसको क्या पता था कि यही लोग एक दिन निकाल बाहर करेंगे, सदस्यों को वरना ना बुलाता, चाय पार्टी पर बुलाया 1886 में। और 1887 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में होता है। तो जो मद्रास का जो गवर्नर था, उस गवर्नर ने आयोजकों को बहुत सारी सुविधाएं, टेंट तंबू वगैरह जैसी सुविधाएं, गवर्नर ने सुविधाएं प्रदान की आयोजकों को, जिन्होंने मीटिंग बुलाई थी, वार्षिक अधिवेशन बुलाया था। तो शुरू में हम क्या देख रहे हैं कि सरकार का रवैया सकारात्मक नजर आ रहा है हमें, लेकिन जैसे जैसे देखिए कांग्रेस पार्टी की सदस्य संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये इनका रवैया उदास हो जाएगा, चेंज होने लगेगा रवैया। ठीक है ना। तो अब हम लेंगे अगर द्वितीय चरण, तो द्वितीय चरण में हम देखिए 1888 से आगे अगर बढ़ते हैं, तो कांग्रेस का जब प्रभाव बढ़ने लगा, इसकी सदस्य संख्या बढ़ने लगी, तो यहां पर सरकार का जो रवैया था, वो सरकार का रवैया घोर नकारात्मक होने लगा और अटैकिंग होने लगा, अटैकिंग रवैया होने लगा। तो अब देखिए जैसे डफरिन क्या बोल रहा है ना, तो डफरिन बोल रहा है कि ये कांग्रेस जो है, ये तो मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, ये हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी मतलब हम सूक्ष्मदर्शी से भी लेकर के देख रहे हैं, कांग्रेसी कहीं नजर क्यों नहीं आ रहे हैं, बैक्टीरिया वायरस नजर आ जा रहा है सूक्ष्मदर्शी से, ये कांग्रेस वाले कहां हैं, मतलब मजाक उड़ा रहा था। तो कांग्रेस को बोला माइक्रो सूक्ष्मदर्शी, मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था, इस माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, डफरिन। और डफरिन नहीं बोला, फिर एक और स्टेटमेंट दिया, इसने आलोचना कर रहा है लगातार, इसने बोला कि कांग्रेस जो है ना, ये कांग्रेस ये दरअसल राजद्रोहियों का कारखाना बन गई है।
कि यहां पर खाली अंग्रेजी सरकार के लिए राजद्रोही बनाए जाते हैं, राजद्रोही पैदा किए जाते हैं। अ फैक्ट्री ऑफ सिडिशियस पीपल। और ये इनको नरमपंथी नेताओं को बोल रहा है ये दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। और ये इसलिए दोहरे चरित्र वाला लोग क्यों बोल रहा है पता है? क्योंकि वो लोग सामने सामने माई बाप करते थे, हाँ ये आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोगों ने भारत का उद्धार कर दिया, आधुनिकीकरण कर दिया, बहुत अच्छे लोग हैं। और पीठ पीछे जाके अपने न्यूज़पेपर में राइटिंग करके, समाचार लिख करके और आर्टिकल्स लिख करके इनको एक्सपोज कर देते थे, इनकी पूरी पोल पट्टी खोल देते थे। तो ये अंग्रेज कंफ्यूज हो रहे हैं, कैसे लोग हैं यार, मुंह पर तो ये तारीफ करते हैं, पीठ पीछे जाकर के हमारी बखिया उधेड़ देते हैं। तो ये राजद्रोह का कारखाना। और नरमपंथियों को इन्होंने कहा कि ये दोहरे चरित्र वाले लोग हैं, ये मुंह पे कुछ और बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। और ये बोल रहा है कि कांग्रेस के जो मांगना है मांगने दो, हम कौन सा देने जा रहे हैं। तो कांग्रेस की मांग को बोल रहा है कि कांग्रेस की मांगे अंधेरे में छलांग लगाने जैसा है। ये अंधेरे में छलांग लगाओ भैया, जितना छलांग लगाना है उतना छलांग लगाओ, कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि छलांग लगाने का मतलब है आदमी, अंधेरे में छलांग लगाने का मतलब होता है कि आदमी अपने हाथ पैर तोड़ लेगा। तो ये लोग अब खूब मजाक उड़ा रहे हैं। और इसी में वाइसरॉय कर्जन का भी एक स्टेटमेंट हम ऐड कर देते हैं। तो कर्जन ने बोला कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये कांग्रेस पार्टी कुछ है वे नहीं, ये लड़खड़ा कर मर रही है, गिर रही है। तो लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्वक मृत्यु में सहायक बन सकूं। कुल मिला जुला करके देशी भाषा में समझिए कि इसको लग रहा है कि कांग्रेस गड्ढे में गिर रही है, मन कर रहा है एक लात मारूं, कांग्रेस पूरा गड्ढे में चली जाए। ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, ये बस इसका फ्रस्ट्रेशन, इन लोगों का फ्रस्ट्रेशन निकल रहा था। क्योंकि अब इन लोगों को समझ में आ रहा था कि कांग्रेस का प्रभुत्व, कांग्रेस का डोमिनेंस और इसका दबदबा लगातार अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और जनता में इसकी पकड़ बनती जा रही थी और सदस्य संख्या भी बढ़ती जा रही थी। इसलिए ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। और इसी में आप देखिएगा कि ये सरकार क्या करेगी ना, 1906 में, 1905 1906 में ये कांग्रेस के विरोध में एक राजनीतिक दल बनवा देगी। बंगाल के मुसलमान, बड़े बड़े मुसलमान जमींदारों को अपने साथ लेकर के, आगा खान, अमीर अली, विकारुल मुल्क, मोहसिनुल मुल्क, ऐसे बड़े बड़े जमींदार मुसलमान, आम मुसलमान नहीं, दोनों जमींदार मुसलमानों का साथ ले लेगी और कांग्रेस के खिलाफ एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ा कर देगी सरकार, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग खड़ा कर देगी, जो आगे चल के भारत के विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906, आगा खान, वकारुल मुल्क, मोहसिनुल मुल्क, इन सब बंगाल के जमींदारों को साथ लेकर के। तो यहां पे हम देखें ना कि नरमपंथियों कांग्रेस के प्रति सरकार, ब्रिटिश सरकार का रवैया प्रथम चरण में सकारात्मक है, द्वितीय चरण में जाहिर सी बात है कि नकारात्मक तो हो ही जाएगा। तो ये नरमपंथी राष्ट्रीय राजनीति प्रथम चरण हमारा। और इसमें देखिए कि इनके योगदान भी बहुत रहे, और योगदान भी रहे, लेकिन योगदान के साथ साथ कुछ सीमाएं भी आगे, लिमिटेशंस रहे कि क्या अचीव कर पाए, क्या अचीव नहीं कर पाए। योगदान प्लस सीमाएं। तो योगदान, तो नरमपंथियों का देखिए, अगर सबसे पहला पॉइंट जाएगा कुछ कि नरमपंथियों का सबसे प्रमुख अगर योगदान पूछा जाए तो सबसे प्रमुख योगदान क्या लिखेंगे आप? अंग्रेजी राज की बखिया उधेड़ देना, औपनिवेशिक अर्थतंत्र की मीमांसा। और इसी औपनिवेशिक अर्थतंत्र की मीमांसा से शुरू भी हो पाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, प्रारंभ हुआ। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ ही नहीं होगा जब तक कि ये भारतीयों को एहसास ना दिलाया जाए कि अंग्रेज हमारे कतई कोई माई बाप शुभचिंतक नहीं है। तो ये जोक है अंग्रेज। तो इन लोगों ने साबित किया कि हाँ अंग्रेज जोक है, ये चिपक करके खून चूस रहे हैं, धन का बहिर्गमन कर रहे हैं। तब जाकर के इंडियंस को लगा ओ ये तो ब्लंडर हो गया, अब राष्ट्रीय आजादी के लिए उठ खड़ा होना पड़ेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ होता है। प्रारंभ हुआ, क्यों प्रारंभ हुआ?
क्योंकि इन्होंने इस सिद्धांत के द्वारा अंग्रेजी राज के वास्तविक चरित्र को उजागर करके रख दिया और तिलिस्म तोड़ दिया कि अंग्रेज माई बाप नहीं है। यहां से सबसे महत्वपूर्ण योगदान ही यही है। फिर इन्होंने भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता का प्रसार किया। पॉलिटिकली धीरे धीरे करके ही सही, इंडियंस को थोड़ा थोड़ा करके पॉलिटिकली अवेयर कर रहे थे कि वो धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। राजनीतिक जागरूकता का प्रचार प्रसार। और एक और बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इनका कि भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना, राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना, क्योंकि भारत उस समय एक मैच्योर नेशन के जैसे, आज के जैसे नहीं था ना। ये उस समय भारत में अभी भारतीयों के लोगों में, भारतीयों के मन में राष्ट्रीयता की भावना बहुत कम थी, ना के लगभग ना के बराबर ही समझिए। तो राष्ट्रीयता की भावना विकसित किया। और ये लोग कहते भी थे, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी बड़े नेता थे उस समय के, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बोला भी था कि भारत अभी एक बनता हुआ राष्ट्र है, ये बना नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा। तो भारत राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पहले तो भाई राष्ट्रवाद का बीज लगाना पड़ेगा, और राष्ट्रवाद का बीज लगाकर उसको छाया देना, पानी खाद देना, और उसको सिंचित करके धीरे धीरे जर्मिनेट कराना, और वो जर्मिनेट करके प्लांट बनेगा, फिर ट्री बनेगा, फिर फल लगेंगे, अर्थात देश को आजादी मिलेगी। ठीक है, तो ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं, ये अपना योगदान लगातार अपना योगदान दे रहे थे। तो राष्ट्रवाद का बीज लगाना, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी इन पॉइंट्स के अतिरिक्त कि वो अगले चरण के लिए, गर्मपंथी चरण के लिए क्या दे देंगे? एक बहुत, ना केवल गर्मपंथी चरण के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत ही मजबूत प्लेटफॉर्म देंगे, बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म। और इसी मजबूत प्लेटफॉर्म पे आज हमारा देश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। हम और आप आगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इतनी मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो सशक्त देश बनना है, अब हमें विकसित राष्ट्र बनना है, जिसके लिए एक तगड़ा प्लेटफॉर्म नरमपंथी, एक मिनट यहां पे थोड़ा सा एरर हो गया, नरमपंथी नेताओं ने मजबूत धरातल, मजबूत प्लेटफॉर्म दिया, और इन्होंने जो मजबूत प्लेटफॉर्म दिया, इसी पर तो फिर गर्मपंथी राजनीति शुरू हुई, वरना गर्मपंथी राजनीति तो शुरू ही नहीं हो पाती ना। तो इनके बहुत सारे योगदान रहे, ये मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया हैं, आधुनिक भारत के निर्माता लोग हैं। ठीक है, जिनको दिल से इन सलाम, इनके चरणों में लौट जाने का, कि धूल माथे पे लगा लेने का मन करता अगर ये लोग होते तो। इन्हीं के बदौलत हम और आप हैं। और ये, लेकिन फिर ये भी देखिए कि थोड़ा योगदान के साथ साथ इनकी थोड़ी सी सीमाएं भी हमें दिखती हैं, कि लिमिटेशंस कुछ रह गए। तो आगे चल के गर्मपंथी पूरा कर देंगे, लिमिटेशंस तो हो ही जाते हैं, थोड़े बहुत सबके लिमिटेशंस हो जाती हैं, इनके भी लिमिटेशंस रहे। और जैसे देखिए, लिमिटेशंस में पहला जो लिमिटेशन ये है ना, कि ये जनमानस की राजनीति नहीं कर रहे थे। जनमानस की, ये मास पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। जो मास पॉलिटिक्स आगे चल करके हुआ, वो मास पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है। अब चूंकि ये राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभिक चरण था ना, तो प्रारंभिक चरण में मास पॉलिटिक्स नहीं हो पाएगा। मास पॉलिटिक्स कैसे होगा? अंग्रेज मार देंगे, सिर फोड़ देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, राष्ट्रीय आंदोलन को कुचल देंगे। तो लेकिन जो भी है, यहां इस दृष्टिकोण से आप देखिएगा, गर्मपंथियों के दृष्टिकोण से, तो ये एक सीमा लग रही है, आलोचना लग रही है। जनमानस की राजनीति नहीं करेंगे। तो जब जनमानस की राजनीति नहीं करेंगे, तो ये फिर कई लोगों को, जैसे
अपने साथ नहीं जोड़ पाएंगे, युवा वर्ग को ये अपनी ओर अट्रैक्ट ही नहीं कर पाए, क्योंकि इनकी भिक्षावृत्ति की राजनीति युवाओं को पसंद नहीं आएगी ना, युवा वर्ग को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जो इनका पॉलिटिकल मेंडिकेंसी है, राजनीतिक भिक्षावृत्ति है ना, और युवाओं को यह चीज पसंद नहीं आ रही थी, और ना ही ये युवाओं के पास जा भी रहे थे, ठीक है। और एक इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये लोग एक्टिव नहीं है, और भारत तो 90% से ज्यादा उस टाइम पे ग्रामीण है, अभी भी 65% के आसपास है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय नहीं है, तो ग्रामीण लोगों का भी समर्थन इन्हें नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो ग्रामीणों को अपनी ओर नहीं आकर्षित कर सके, युवा वर्ग को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सके, जनमानस की राजनीति नहीं कर रहे थे, और इनकी राजनीतिक सक्रियता बहुत कम थी। जनता के बीच में राजनीतिक सक्रियता बहुत कम थी। ये 3 दिन का राजनीतिक सक्रियता रखते थे, इसीलिए इनकी आलोचना गर्मपंथी लोग कर देते थे, बाल गंगाधर तिलक या बिपिन चंद्र पाल कर देते थे कि ये लोग 3 दिवसीय तमाशा करते हैं। और गर्मपंथियों ने तो यहां तक भी कह दिया कि अगर आप बरसाती मेंढक की तरह निकल करके वर्ष में एक बार टर्राएंगे तो उससे कुछ आप बड़ा हासिल नहीं करने जा रहे हैं। तो इनकी आलोचना तो हुई, तो लिमिटेशंस भी हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज यहां पे वे फॉरवर्ड जो आगे निष्कर्ष होता है ना, वो बड़ा संभाल के लिखते हैं हम लोग उत्तर लेखन में। उस निष्कर्ष में यह लिखना होता है योगदान और जब सीमाएं होते हैं ना, तो सीमाओं के बावजूद फिर यह लिखना होता है सकारात्मक रूप से, आपको द एंड करना होगा कि क्या हुआ जो ये इनकी कुछ सीमाएं थी, क्या हुआ जो ये असफल रहे। तो अपनी कम से कम अपनी असफलता से ही सही इन्होंने अपने देश की सेवा तो की। इनको विक्ट्री ट्रॉफी इनके पास नहीं है कि यहां देश आजाद हो गया, देश आजाद हो गया, लेकिन देश की आजादी के लिए प्लेटफॉर्म यही दे रहे हैं। और इनकी कुछ कमजोरियां थी, कुछ सीमाएं थी, कुछ असफलताएं थी। तो क्या हुआ जो असफल हो गए? क्या हुआ कि इनकी जो कुछ सीमाएं थी, अपनी असफलता से ही सही कम से कम इन्होंने अपने देश की सेवा तो की, और इन्हीं की असफलताओं से वो महान शक्ति निकली जो आगे चल करके राष्ट्रीय आंदोलन के महान लक्ष्य आजादी को प्राप्त कर सकी। तो प्लेटफॉर्म तो यही इन्होंने दिया ना, और इसलिए इनका योगदान अमूल्य है, बहुमूल्य है, और ये आधुनिक भारत के निर्माताओं की लिस्ट में अग्रणीय स्थान रखते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का सेशन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण, नरमपंथी चरण, और इसमें कैसे राष्ट्रवाद का विकास किया गया, भारतीयों में राष्ट्रवादी भावना को विकसित किया गया, भरा गया, और राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने का, शुरू करने का और आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो चलिए आज का ये सेशन कंक्लूड करते हैं, और इस शुभेच्छा के साथ, इस शुभकामनाओं के साथ कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश रहिएगा, खूब मेहनत करिएगा। इस सेशन को अटेंड करने के लिए आपका आभारी हूं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।